शुरू से शुरू कर लेते हैं। आप जादू कर लेते हैं, सच्ची मुच्ची वाला। वो छोड़िए, ट्रिक सब ट्रिक होती है। ये गांधी परिवार के बच्चों को हाथ की सफाई दिखाने की क्या कहानी है? सचिन पायलट से पहली बार आप कब मिले? जब वो 2.5 साल के थे। हर कोई राजस्थान के हर चौक चौराहे पर यह कहानी सुनाता है कि बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच एक किस्म की राजनीतिक सहमति है। पिछले दिनों आपने कह भी दिया कि जब ये पार्टी में बगावत हुई तब वसुंधरा जी ने हमारा साथ दिया। अब वो फिर सफाई देती चली गई कि साहब ये हमारे खिलाफ अशोक गहलोत षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। देखिए, उनका चिंतित होना लाजमी था। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मिलते हैं आपसे? वो ऐसा दोनों जोधपुर के 4 साल में 14 पेपर लीक हुए। लाइब्रेरियन भर्ती, जेईएन सिविल, आरईटी, कांस्टेबल, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती, एसआई भर्ती, चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ, वन रक्षक, बिजली विभाग और रीट की परीक्षा। वो विद्यार्थी आज भी ये पूछ रहे हैं सरकार की नाकामी उनकी गलती क्यों बने? पेपर लीक सब जगह हो रहे हैं। 22 जगह हो गए होंगे मेरे ख्याल से। गुजरात या कोई राज्य था। सचिन पायलट का ये सवाल है कि पूरे कमीशन को भंग क्यों नहीं किया गया? उन्होंने अपनी यात्रा निकालते हुए जो इल्ज़ाम लगाए उसमें ये भी एक इल्ज़ाम था। वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैंने एक बात ये भी कही जो आपके इंडिया टुडे में कोट भी हुई थी, हर गलती कीमत मांगती है। ये आपने तब कहा था या अब भी? 19 में अब भी आप अपनी पार्टी के नाराज नेता के समर्थकों से कह रहे हैं? 98 में मैंने कहा, 98 में कहा था मैंने। भैरू सिंह जी शेखावत ने कहा कि मैं जीते जी कांग्रेस को नहीं आने दूंगा सत्ता में। मेरा वापस जवाब आया, भैरू सिंह जी आप भी जीते जी कांग्रेस सत्ता में आएगी। भगवान आपको लंबी उम्र दे, पर आप हमारे शासन को देखें। और सहयोग से मैं ही 8-10 महीने बाद में मुख्यमंत्री बन गया। 2008 में क्या हुआ था? तब तो कई लोग कहते हैं कि गहलोत साहब ने भी अपने करीबियों से कह दिया था कि भाई इस बार टिकट बांटने में जोशी की ज़्यादा चली है, लगता है उन्हीं का चांस है। हमारे सीवी जोशी के संबंध अलग तरह के। थोड़ा बता भी दीजिए राजस्थान की जनता को। 30 साल के परिवार कोई पद पे नहीं है। ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, सोनिया जी बन सकती थी, राहुल गांधी जी बन सकते थे, मनमोहन सिंह जी ऑफर कर रहे हैं उनको। मनमोहन सिंह जी ने क्या ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री बन जाइए? आपके समर्थक भी यही कहते हैं कि हम चाहते भी नहीं हैं कि अशोक गहलोत के बारे में ये परसेप्शन समाप्त हो कि वो जयपुर छोड़कर दिल्ली जाएंगे। मैं तो, आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन मैं ड्रॉप हुआ रात को मैंने रसगुल्ले मंगा लिए। अच्छा। मैंने कहा भाई सुबह लोग आएंगे सहानुभूति प्रकट करने के लिए तो सबको कहना है कि कोई मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करे, रसगुल्ले खाए, एंजॉय करे। राजस्थान की जो डिस्कॉम कंपनियां हैं वो पहले ही घाटे पर हैं। अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन बिजली कंपनियों पर अब जो लाखों करोड़ का बोझ आएगा वो किस जादू से ठीक करेंगे? इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। जैसे पंजाब में, दिल्ली में जो केजरीवाल जी सूप पे बड़ा के बातें करते हैं, वो तो हम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान हैं वेल डॉक्यूमेंटेड। 20 जुलाई 2020 जयपुर प्रेस वार्ता, नकारा है, निकम्मा है। 24 नवंबर 2022 सचिन पायलट गद्दार है। 7 मई 2023 अमित शाह को 10 करोड़ लौटा दो। अब क्या स्थिति है? मुझे सब जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग चाहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तभी तो मुझे बार बार चांस मिला है। सचिन पायलट भी चाहते हैं? वो तो आप जरा उनसे पूछ सकते हो। जी जरूर पूछूंगा। हाँ जरूर पूछिएगा। सुलह हो गई? नहीं, हमारी तो सुलह परमानेंट ही है जी। हमारी सुलह तो कभी अलग हुई नहीं है। आपने पूरे इंटरव्यू में एक बार भी अपने मुंह से सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। मुझे लगा आप दोस्ती हो गई है तो अब तो आप कहेंगे कि भाई 2.5 साल का बच्चा था तुम्हारे पापा हमारे दोस्त थे, सचिन वापस आ जाओ, गिले शिकवे दूर, अशोक अंकल और उनका भतीजा सचिन पायलट अब कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, ऐसा कहेंगे क्या? ये आपकी मंशा जो है वो मैं पूरी नहीं करूँगा। हिंदुस्तान की राजनीति में कितने नेता ऐसे होंगे जिनकी शैली को एक स्कूल कहा जा सकता है? उनकी सफलताओं और असफलताओं की राजनीति शास्त्री अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। जमघट लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यूज का ये प्रोग्राम, जहां सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका यही एक परिचय है।
उनके साथ बहुत सारी दंत कथाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे मिथक जुड़े हैं। मसलन जो एक व्यक्ति बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आता है लेकिन धुन का पक्का था और चुनाव लड़ने की जिद ऐसी कि कथा चल पड़ी कि साहब मोटरसाइकिल बेचकर चुनाव लड़ गए। आप उनके बारे में बात करेंगे तो उनके प्रदेश के पत्रकार अक्सर सुर्खियों में जादूगर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो वाकई जादूगर थे या उनके पिता जादूगर थे? ये हांगकांग के शो में जाने की क्या कहानी है? ये गांधी परिवार के बच्चों को हाथ की सफाई दिखाने की क्या कहानी है? क्या कहानी है कि एक फ्लाइट में एक तांत्रिक बैठा है जो नरसिम्हा राव सरकार के एक मंत्री से नाराज हो जाता है क्योंकि वो मंत्री बाकी मंत्रियों की तरह उनके सामने सर नहीं झुकाता? क्या इसी वजह से मंत्रिपरिषद से रुखसती होती है? कहानी तो एक ट्रैफिक हवलदार की भी है जिसने राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सरिस्का दौरे में कारवां को किसी और तरफ मोड़ दिया और हरदेव जोशी की सरकार कमज़ोर पड़ गई। कहानी तो 1998 के उस विधायक दल के नेता चुनाव की भी है जिसमें पर्यवेक्षकों को बाकायदा बताया जा रहा था कथाओं के मुताबिक कि मैडम की इच्छा क्या है, और इसीलिए विधायक दल की औपचारिक मीटिंग से ठीक पहले विधायक जिसके लिए सबसे ज़्यादा तोहफे ला रहे थे, जिसके इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा सुरक्षा घेरा था, उसी के इर्द गिर्द के आभा मंडल को पढ़ लिया गया था और तमाम कद्दावर नेताओं को किनारे भी कर दिया गया था। कह दिया गया कि राजस्थान में राजनीति करनी है तो 5 ताकतवर जातियों को साधना होगा: राजपूत, गुजर, जाट, मीणा और ब्राह्मण। लेकिन वो ऐसी किसी भी सांख्यिकी में अब तक फिट नहीं हुआ। सत्ता में शीर्ष पर राजस्थान के उनके 15 बरस पूरे होने को हैं। नाम उनका अशोक गहलोत है। दिल्ली के पत्रकारों को लगता था कि जब इस नाम का परिचय देंगे तो शायद कांग्रेस का अध्यक्ष कहें, लेकिन वहाँ भी तयशुदा स्क्रिप्ट काम नहीं हुई। अशोक गहलोत सुर्खियों में वापस हैं। कभी आला कमान के पास नए सिरे से ये बताने को कि जब 2023 में उनकी सदारत में चुनाव होगा तो योजनाएं क्या होंगी, कभी सीटों की जीत के अपने आकलन को लेकर, कभी महंगाई के राहत शिविर को लेकर, तो कभी बाड़मेर रिफाइनरी के दौरे को लेकर। इन सब के बीच पार्टी के भीतर और बाहर के उनके विपक्षी हैं। उनकी बयानों और इल्ज़ामों की लंबी फेहरिस्त है। इसलिए जमघट में आज विस्तार से बातचीत अशोक गहलोत से। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। थैंक यू, शुक्रिया। शुरू से शुरू कर लेते हैं। आप जादू कर लेते हैं, सच्ची मुच्ची वाला? देखिए, मेरे पिताजी को शौक था, लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण सिंह जी को जी। तो हम लोग उनके साथ में जैसे हांगकांग के एक प्रोग्राम था वर्ल्ड सरप्राइज शो, वर्ल्ड सरप्राइज शो, उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के जो सरप्राइज देने वाले मैजिशियन थे या और कुछ शो करने वाले लोग थे उनको बुलाया गया था। 21 साल की बात है सर, और 73-74 की है। तो मैं उसमें 1 महीना वहाँ रहा था हांगकांग के अंदर उनके साथ में। कुछ उस वक्त में जाके आया था। तो क्या करते थे आप? वैसे मैजिक ट्रिक होती है। तो पिताजी के साथ में कई बार मौका मिला काम करने का। कभी कभी मान लो कॉलेज के अंदर या हमने खुद ने शो कर दिए, मैंने खुद ने शो कर दी मान लीजिए। इस प्रकार एक शो का मामला था, पर लोग देखते मैं बहुत बड़े मैजिशियन और वो कुछ नहीं है। तो ऐसे आप गुलदस्ते से कबूतर निकाल देते थे? वो छोड़िए, ट्रिक सब ट्रिक होती है, नहीं बताएंगे वो। दुनिया के अंदर जी, मैजिक वो चीज़ है जो मैजिक कुछ नहीं है। मेरे मैजिक जो दिखता वो मैजिक नहीं है, खाली ट्रिक होती है। पर लगता है कि ये तो मैजिक हुआ, हो ही नहीं सकता ट्रिक। हाँ, आम जनता जब देखती है मैजिक को तो लगता है यार ये ट्रिक हो ही नहीं सकती, ये तो मैजिक ही है। यही मैजिक की खासियत है। और वो जो एक कला होती है जो पिताजी के ज़माने से हम लोग कभी कभी करते थे। तो आपको कभी नहीं लगा कि उसी में करियर आगे बढ़ाएं? नेतागिरी में कैसे आ गए? देखिए, मेरी बैकग्राउंड अलग तरह का। मेरे पिताजी म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट थे। जोधपुर नगर परिषद थी, उसके अध्यक्ष 2 बार अध्यक्ष रहे, 1 बार उपाध्यक्ष रहे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी थे, उनके माइनिंग भी थी उनकी। तो ऐसी फैमिली थी वो, पर वो अप एंड डाउन चलते रहे बचपन से ही। वो लंबी कहानी है। तो उसके हिसाब से हमने वो मैजिक का वो तकमा लग गया। अच्छा। फिर मैं भी कभी मजाक करता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा, बजट इतना शानदार दिया है। हाँ, तो ये तो मैजिक से आएगा। तो ये थोड़ा एक हंसी मजाक की बात होती है। अच्छा। और
इस हंसी मजाक के बीच में बिल्कुल अगर मैं अभी पे आऊँ, 2 रोज़ पहले जब दिल्ली में सुबह हुई तो अखबारों के पहले पन्ने पर आपकी तस्वीर थी और ये ऐलान था कि अशोक गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली पहली फ्री दी है, 200 यूनिट में भी 100 यूनिट फ्री रहेगी। इस तरह से एक लंबी फेहरिस्त थी। विपक्षियों ने पूछा, राजस्थान की जो डिस्कॉम कंपनियां हैं वो पहले ही घाटे पर हैं, अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन बिजली कंपनियों पर अब जो लाखों करोड़ का बोझ आएगा वो किस जादू से ठीक करेंगे? देखिए, मैं बताऊँ आपको, ये बिजली कंपनी जब से बनी है तब से घाटे में ही है। ये घाटे में होती कंपनी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। तो घाटा पूर्ति कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। पिछली बार भी जब सरकार हमारी नहीं थी, वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर, उनके वक्त में ही हजारों करोड़ के घाटे पूरे किए गए गवर्नमेंट से। फैसला हुआ केंद्र सरकार का सब राज्यों के लिए, ये कोई रास्ता की बात नहीं। अधिकांश राज्यों में बिजली कंपनी घाटे में चलती है और जो हम लोग सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से अगर कोई फैसले करते हैं तो घाटा पूर्ति सरकार करती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जी कि 15 साल पहले हमने जो बिजली की रेट है किसानों के लिए 90 पैसे प्रति यूनिट हमने रखी थी। हमने वादा किया 5 साल तक रेट नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा फैसला होता है, 5 साल नहीं बढ़ाई। सरकार बीजेपी आ गई, उन्होंने नहीं बढ़ाई। हमारी गवर्नमेंट आ गई, फिर हमने भी कहा हम नहीं बढ़ाएंगे। और वो होता 3, 4, 5 रुपये लगते हैं मान लीजिए यूनिट के अंदर। तो ये फैसले सोच समझ के किए जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में किए जाते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे आम उपभोक्ता हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे पंजाब में, दिल्ली में जो केजरीवाल जी सूप पे बड़ा बड़ा के बातें करते हैं, वो तो हम नहीं करते हैं। हम तो खाली सिंपल बात करते हैं भाई कि अरे ये घोषणा मेरी बजट की है। उसमें कुछ कन्फ्यूजन था, वो मैंने दूर किया परसों। आपने केजरीवाल का जिक्र किया, कभी आप मिले हैं अरविंद केजरीवाल से? नहीं, कोई फंक्शन में ले होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये खबर चल रही है कि आपके प्रतिद्वंदी और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल और आपके कुछ साथी एक नया मोर्चा बना सकते हैं राजस्थान में, जब तब तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट चलती रहती है। देखिए, इस बार जो माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर जी, तब हमारी 156 सीट आई थी। 156 सीट आई थी 200 में से जी। तो मैंने इस बार सोचा था मिशन 156, अच्छा, इस चुनाव के लिए मिशन 156। अब उसके अंदर देखिए, मोर्चा बने या ना बने वो तो उनके ऊपर है। तो मेरा मानना है कि इस बार हमने गवर्नेंस जो रही है, वैसे आपको आश्चर्य होगा या सुखद आश्चर्य होगा, अच्छा लगेगा। मेरा पहला टर्म था 5 साल का, चुनाव तो हार गए। 5 साल में 4 साल अकाल और सूखे पड़े थे भयंकर। और जो मैंने मैनेजमेंट किया घर घर गाँव पहुँचाने का, उस वक्त वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त में जी। और मुझे कहना पड़ेगा कि उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जो स्थिति बताई हमें इमदाद भी मिली। आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सहयोग मिला? या पर मैंने जो मैनेजमेंट किया अकाल सूखे का, पीने के पानी का, गायों के चारे का, कोई सोच नहीं सकता। आज भी लोग याद करते गाँव के अंदर। ताली तब बजती है, मैं कहता हूँ कि उस वक्त आपके घरों में इतना गेहूँ आ गया, काम के बदले अनाज योजना कि आप रखोगा गेहूँ को। शादी कर ली बेटियों की लोगों ने, कई लोगों ने, इतना गेहूँ आ गया। इतना शानदार हमने मैनेजमेंट किया कि ब्यूरोक्रेसी जो इन बातों की एक्सपर्ट होती है देश के अंदर जी, आज भी वो याद करती है। वो मैनेजमेंट तो कभी रेयर होता है, पर फिर भी चुनाव हार गए। क्या वजह रही? ये तो कर्मचारी की स्ट्राइक हुई, मैं भी नया नया था तो कर्मचारी स्ट्राइक हो गए, स्ट्राइक फेल हो गई उनकी स्ट्राइक। 64 डेज नो वर्क नो पे रखा मैंने। काम नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। या तो बहुत कड़े कदम उठाए, पर एक गलती मुझसे भी हुई और हमारे साथियों से भी हुई जो मंत्रिमंडल में थे। डायलॉग उनसे रखना चाहिए था, हमें डायलॉग रखना चाहिए था, पर डायलॉग नहीं रख पाए तो उनको गुस्सा आया हुआ था। तो चुनाव में पहली बार मशीन आई थी और जब लोग गए वो
वो पोलिंग पार्टी हैं तब हाथ में पानी लेके गए, घमें नारे लगाते गए मेरे खिलाफ में। अच्छा, उस माहौल में चुनाव हुआ, हम चुनाव हार गए। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि डायलॉग रखना बड़ा ज़रूरी है। आपके और कुछ नेताओं के संवाद को लेकर बड़ी खबरें बनती हैं। सबसे पहले तो आपने उस वक्त के प्रधानमंत्री का जिक्र किया। मैं उस वक्त के आपके पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना चाहूँगा। वो 2001-2 में उनका कार्यकाल शुरू होता है, तब आप यहाँ पहले टेन्योर में सीएम थे। आप लोगों की मुलाकात हुई थी उस दौर में कभी दिल्ली में मीटिंग में? मीटिंगों में नमस्कार होता था खाली, पर ये बात है जब एयरपोर्ट में कहीं हेलो आए होता तो हम हेलो आए करते, बस इतना ही रहा। पर कई लोगों का कभी मिले हुए नहीं भी है। तब भी जब मैंने देखा वसुंधरा राजे जी का जब ओथ सेरेमनी हो रही थी तो वहाँ अडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, ये जितने बड़े नेता थे, कई गवर्नर भी आए थे, कई। ये आप 2003 की बात कर रहे हैं या 13 अभी की? 13 की बात भी कर रहा हूँ और 3 की बात भी कर सकता हूँ। 3 में जब हम चुनाव हारे जी। तो नरेंद्र मोदी जी भी हमारे खिलाफ कैंपेन किए। 13 में कैंपेन किए कि पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो उस वक्त में भी मैं दोनों समारोह में गया हूँ, शपथ ग्रहण समारोह में गया हूँ। और ये लोग, इनकी स्टाइल अलग होती है हमसे। क्या स्टाइल है इनकी? ये पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, स्टेज बनाएंगे पब्लिक मीटिंग के लिए, 2 इंच जगह छोड़ करके स्टेज बनाएंगे टेक्निकली अलग करने के लिए, गवर्नर के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए। तो ये लोग करते हैं। उसमें जब मैं गया तो मुझे बहुत आज भी याद है वो स्मरण है 2003 का वाक़या। जब मैं वहाँ गया चुनाव हारने के बावजूद भी, जैसे ही माइक से अनाउंसमेंट हुआ जब निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ गए हैं, तो जो हजारों की भीड़ थी उसने जो रेस्पॉन्स दिया, तालियां बजाई, वो अपना आप में एक अलग मैसेज था। और मैं अगर ये कहूँ कि उस वक्त के अच्छे जो नेताओं जो वहाँ मौजूद थे बीजेपी के, वो सबको नीचे आना पड़ा मुझे लेने के लिए, खाली इसलिए कि पब्लिक को दिखाने के लिए भाई देखो हम भी सम्मान करें उनका। अगर आप ताली बजा रहे हो तो हम भी सम्मान कर रहे हैं। हर एक को जानते हैं कि ऊपर जाऊंगा नहीं क्योंकि बीजेपी का मंच था वो, पर उन्होंने बड़प्पन दिखाया। वो आए मेरे नीचे कहने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, और मैंने उनको कहा मैं प्लीज़ मैं ही बैठा हुआ हूँ। तो मुझे याद है वाक़या कि एक बात छोटी सी होती है। उसी प्रकार जब दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ जी, तब भी जो रेस्पॉन्स मुझे मिला नेताओं का, कोई गले लगा रहा नरेंद्र मोदी जी, कोई हक कर रहा तो कोई हाथ मिला रहा, तो रेस्पॉन्स मेरे को हमेशा मिलता है। पर मेरी ज़िंदगी के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज़, ये विचारधारा हमारी है। भगत सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री बने 3 बार जी, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था जी, कोई कमी नहीं बोलने में, अटैक करने में। मैं मेरा फ़र्ज निभा रहा था और वो अपना फ़र्ज निभा रहे थे। एक बार उन्होंने कह दिया, और ये भी होता था रोज़ दिन स्टेटमेंट आते, बहुत ही कहना चाहिए कि ठीक है जी, पर शाम को भी शादी ब्याह के अंदर वो निकलते होते मैं जा रहा होता या उल्टा होता, तो अवश्य ही मिल कर के वो मेरे पास आ जाते, मैं उनके नमस्कार कर लेता। तो ये राजस्थानी परंपरा रही है मौला सुखाड़े के वक्त से ही कि पक्ष विपक्ष जो है हाउस के अंदर कुछ भी बोले, अटैक कुछ भी करो आप मीडिया के अंदर, परंतु जब आप मिलते हैं तो महसूस ही नहीं होता। राजनीतिक शिष्टाचार रहना चाहिए। मतलब महसूस ही नहीं होता था कि भाई आज क्या स्टेटमेंट आया है या तुमने क्या कह दिया, या ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ये परंपरा उस जमाने की आज़ादी के बाद से हमारी राजस्थान की रही है। और वो देखिए आप, एक बार भगत सिंह जी शेखावत ने कहा कि मैं जीते जी कांग्रेस को नहीं आने दूंगा सत्ता में। मेरा वापस जवाब आया, भगत सिंह जी आपकी जीते जी कांग्रेस सत्ता में आएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमारे शासन को देखें। और सहयोग से मैं ही 8-10 महीने बाद में मुख्यमंत्री बन गया। तो हाउस के अंदर जो मैंने रगड़ाई करी है वो तो किताबों का अंदर दर्द है। मैंने वापस वो वाक़या सुनाया उनको, पूरा हाउस सदन जो है वो हंसने लग गया भाई कि वास्तव में यही स्थिति बनी है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमारे शासन देखो, आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हुआ मुख्यमंत्री के रूप में।
तो ये जुमले चलते रहते हैं। और भैरू सिंह ने कमी नहीं रखी बीजेपी। भैरू सिंह जी एज ए बीजेपी लीडर 52 सीट जीतते आए हैं। और जब मैं आया तो 56 सीटें लेके आया। मैं लेके नहीं आया, मेरी पार्टी लेके आई, सोनिया गांधी का नेतृत्व था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जुनून था वो था। तो पार्टी जीतती है, खुद व्यक्ति नहीं जीतता है। अध्यक्ष में था, तो उस वक्त में जो माहौल बना यहाँ वहाँ पर, उसमें भैरू सिंह जी 32 पे आ गए। 32 पे आ गए, हम 56 पे आ गए। आप 32 और 156 की कहानी सुना रहे हैं। बीजेपी 2013 में कांग्रेस के 21 सीटों पर पहुंचने की कहानी सुना सकती है। पर मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि अशोक गहलोत स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में एक शुरुआत होती है जब अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मदेरणा समेत, मृदा समेत तमाम दावेदार इंतज़ार करते रह जाते हैं। कोई बलराम जाखड़ किसी को मनाने जाते हैं, कोई किसी को, सब ठीक होता है। लेकिन जब उनके मुख्यमंत्री रहते और फिर विपक्ष से सत्ता में आते, कभी सीपी जोशी अध्यक्ष होते हैं, कभी सचिन पायलट अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी दावेदारियों को अशोक गहलोत पर नहीं लगने देते। देखिए, ये थोड़ा परसेप्शन गलत बना हुआ है, सच्चाई कुछ और होती। बताएं सर। पहली बात तो ये है कि 121 में हम आ गए, मैं उस पर जा रहा हूँ जी वापिस, क्योंकि उसमें आपने मुझे सवाल नहीं किया, खाली इन्फॉर्मेशन दी है या याद दिलाया मुझे जी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, वो एक बार एक नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार उठा हुआ देश के अंदर, मार्च के अंदर इनको गोवा के अंदर अनाउंस किया गया कैंपेन कमेटी चेयरमैन बीजेपी का, और सितंबर 13 के अंदर डिक्लेयर कर देगा प्राइम मिनिस्टर, सीएम कैंडिडेट जी। ये प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बहुत पहले से बन चुके थे। गुजरात मॉडल कुछ नहीं था, पर अडवाणी जी ने सबने जानबूझ के देश के अंदर मार्केटिंग करने के लिए गुजरात मॉडल का हल्ला किया। उनकी पार्टी की मार्केटिंग का तरीका होता है, उसमें वो कामयाब रहे। उस बुलावे के अंदर पूरा देश आ गया। और गुजरात के लोगों ने 2012 का चुनाव जब था, 12 का चुनाव असेंबली का, तब भी तय कर लिया कि अगर ये चुनाव जिताना जरूरी मोदी जी को, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए। कहने का मतलब 12 में तय हो गया कि भाई ये जीतेंगे तो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और हमें बनवाना चाहिए गुजरात वासियों ने, गुजरातियों ने। पड़ोसी राज्य हमारा है। तो ऐसा माहौल बन गया राजस्थान के अंदर। हमें भी अभी विश्वास नहीं होता है कि 21 तो हमारा कभी कैसी भी स्थिति रही हो तो 50 के लगभग सीट आ ही जाती है। कोई कारण नहीं था कि जब आप खुद कह रहे हो कि गुड गवर्नेंस उस वक्त भी दी, अच्छी स्कीमें लाए, फ्री मेडिसिन लगाए गए, कई स्कीमें हमारी पहली बार आई थी। कोई कारण नहीं था कि हम 21 पाते, पर उस माहौल के अंदर आए 21 में, ये तो मानना पड़ेगा। और ये प्रदेश अध्यक्षों की कहानी, वो जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई और है। देखिए, क्या है सच्चाई? सच्चाई है कि जिनके नाम आप ले रहे हैं वो उम्मीदवार ही नहीं थे। सीपी जोशी? ना, मैं बात शुरू कर रहा हूँ 98 से शुरू कर रहा हूँ। 98 के अंदर प्रथम मरना जी कि हमारे रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं। परसेप्शन ये है कि उनकी जगह मैं मुख्यमंत्री बन गया। हो सकता है परिवार वालों को थोड़ा बहुत तकलीफ भी होती है, अगर उनकी जगह मैं भी होता तो तकलीफ होती है। यार देखो, हमारे दिव्या मदेरणा अभी भी बयान देती है। नहीं, बयान देती है, वो जानती भी है मेरे उनके रिश्ते क्या थे। जब वो छोटी बच्ची थी, पास बैठती थी, जब मैं बात करता था उनसे, तो वो जानती है कि मेरे उनके संबंध क्या थे, वो ये भी जानती है जी। ठीक है। तो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम थी। उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मैं देखो ऑपरेशन नहीं करवा रहा हूँ, उनकी बाईपास होना था जी। मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई, मैं नाम लिया खेती राठौड़ साहब हमारे थे बहुत सीनियर, 2 बार करवा चुके थे बाईपास। मैंने समझा भाई वो करवा रहे, आपको नहीं करवा रहे हो, आजकल तो बहुत हाई टेक्निक आ गई, ये कर रही। उनकी प्रॉब्लम दूसरी थी, कोई जो पहले उन्होंने टेस्ट करवाया था, अपना एंजियोग्राफी कराई थी बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर जी, और एंजियोग्राफी बाद में बिगड़ गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी प्रॉब्लम दूसरी है,
तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो ये पहले से वो कोई उम्मीदवार नहीं थे, कोई उम्मीदवार नहीं थे। और जब मैं जीत के गया उनके पास पूछने के लिए, तो उन्होंने साहब कहा देखो मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ, तुम जाओ और जब भी फॉर्मेलिटी होने लगे, प्रोसेस हो, तो आप मुझे इतला करो, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर जी, मीटिंग में आ जाऊँगा मैं, ठीक है। और जो उनके फॉलोअर थे उसमें प्रद्युम्न सिंह जी थे सीनियर, जो बाद में मेरे वित्त मंत्री बने जी, वो उनके बहुत कॉन्फिडेंस के थे। एक उनके खुद के सन इन लॉ मिस्टर हरिंदर मिर्जा, जी, दोनों को मेरे पास भेज दिया। जैसे वो खुद ही कहते हैं कि हम आ गए तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, अशोक के पास जाओ। तो इस माहौल में मैं मुख्यमंत्री बना था। पर दावेदार तो मुख्यमंत्री जी और भी थे, मिर्धा परिवार से नटवर सिंह का भी नाम चला था दिल्ली में। तो वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो वहाँ कोई नाम नहीं होता, वो नाम मैं कैसे कह सकता हूँ। वो तो कोई अगर सोच रहा है तो सोचे, वो अलग बात है जी, पर ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत स्मूथली वहाँ पर मीटिंग होकर तय हो गया और मैं मुख्यमंत्री के लिए मेरा चयन हो। 2008 में क्या हुआ था? तब तो कई लोग कहते हैं कि गहलोत साहब ने भी अपने करीबियों से कह दिया था कि भाई इस बार टिकट बांटने में जोशी की ज़्यादा चली है, लगता है उन्हीं का चांस है। सही बात है? नहीं ना, तो ऐसी कोई बात होती है। हमारे सीपी जोशी के संबंध अलग तरह के हैं, अलग तरह के हैं। अब हो गए हैं अलग तरह के? नहीं, उसमें भी अलग तरह के थे। अच्छा, बताइए। और जब आप लोगों को लगता अलग तरह के नहीं थे जी, तभी अलग तरह के थे। हाँ, जब वो AICC महामंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे, तो कई डेलीगेट जाते थे राजस्थान एमएलए के, मुख्यमंत्री बदलो, सीपी जोशी को बनाओ, तभी हमारे समझ अलग तरह के थे। थोड़ा बता भी दीजिए राजस्थान की जनता को कि कैसे थे, ताकि ये खबरें बंद हो जाएं हमेशा। हमारे संबंध अलग तरह के हैं, अलग तरह के रहेंगे जिंदगी भर। जी, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है लाइफ के अंदर, फ्रेंकनेस होती है, अटैचमेंट रहता है। मैं मजाक में कहता हूँ मीटिंगों में, देखिए सीपी जोशी और एक मिस्टर जुगल काबरा थे जोधपुर के अंदर, मेरे अपने सागिर, डेथ हो गई उनकी जी, दो मेरी वीकनेस रही है लाइफ के अंदर। वीकनेस रही है? हाँ, मतलब जैसे जुगल काबरा था, बचपन से मेरा साथ था। हाँ, वो कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं पाए, एक बार मेरे बने खाली। हाँ, पर होता है भाई कि नहीं, जुगल काबरा ने एक बात कर दी तो वो तो उसका अपना तो उनके कहे का मान रखेंगे। मान भी रखते हैं। मतलब आप समझ रहे उसका मतलब क्या है। सीपी जोशी उस लड़े में आते हैं, और उस वक्त में अगर वो मुख्यमंत्री बनाने के उनके फॉरवर्ड ट्राई करते थे, तब भी वो एक बात तो कहते थे यार इसमें बैठ करके मेरे नेता अशोक गहलोत हैं। बल्कि वो एक बार जब उनकी बर्थडे मनाई गई उदयपुर के अंदर, तो उन्होंने कह दिया कि पहले मैं फॉलोवर था, अब मैं कोलैबोरेटर हूँ। फॉलोअर से कोलैबोरेटर हो गए। अब वो क्या कि वो प्रोफेसर है, इंटेलेक्चुअल है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी भाषा जो है वो उस प्रकार की होती है। हाँ, तो लोगों ने उसको बहुत भी घुमाया मीडिया में, आज तक घुमाते रहते हैं। हाँ, तो उनके मायने दूसरे होते हैं, पर उनके दिल में कोई दूसरी बात थी। पर रेस्पेक्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे कभी कमी नहीं आई आपस के अंदर। और इसीलिए स्पीकर जब बने अभी जी, हमने नाम प्रमोट किया उनका कि स्पीकर ये बनने चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल तक जिसके लिए लोग जा रहे हैं या मुख्यमंत्री बदलो, इनको बनाओ मुख्यमंत्री, उनको मैं स्पीकर बनवाने के लिए राहुल जी, हम लोग, मैं और अविनाश पांडे जी, आपकी पार्टी के इंचार्ज हम दोनों ने जो है राहुल गांधी जी को भी कन्विंस किया, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो, कि भाई सीपी जोशी स्पीकर बना हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहा सीपी जोशी को स्पीकर बनाना, आप ये कह रहे हैं। और मुझे आपकी आराध्य तनोट माता के मंदिर का आपका दौरा याद आ रहा है। आप तनोट माता के मंदिर के दौरे पर हैं। इंचार्ज कभी अविनाश पांडे रहे होंगे, लेकिन जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूं तब इंचार्ज थे अजय माकन, साथ में मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष जो उस समय प्रभारी पर्यवेक्षक बनकर आए थे, खड़गे साहब, वो थे। आपके विश्वस्त मंत्री आपके साथ, और वहाँ पर आपके जो दूसरे सिपहसालार हैं धारीवाल एंड कंपनी, वो विधायकों को जुटाते हैं और फिर इन्हीं भरोसेमंद स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं। इस्तीफे का कुछ ने कहा नाटक, कुछ ने कहा धमकी, और कुछ ने कहा आला कमान की बाह मरोड़ी। और ये भी कहा गया सबको अशोक गहलोत का आशीर्वाद प्राप्त था बिना मुखर हुए। वो बिल्कुल गलत स्टोरी है। सही स्टोरी आप बता दीजिए। नहीं, देखिए बात अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, जी, क्योंकि आपकी मंशा जो है वो मैं पूरी नहीं करूंगा। मेरी मंशा है कि राजस्थान की जनता और देश की जनता सत्य जाने। बात सुनिए। जी,
वो तो वहाँ तक मैं बोलूँगा, वहाँ तक मैं बोलूँगा, परंतु कोई संबंधों में कोई और दरार पड़े वो मैं नहीं बोलूँगा अच्छा किसी के प्रति भी। जी। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल ही अलग बात थी। उसमें मुझे आज भी उस बात का दुख है। मैंने सॉरी फील किया मैडम सोनिया जी से, पर मैं उसके बावजूद भी उस बात की पीड़ा मुझे है। सोनिया गांधी जैसी कांग्रेस प्रेसिडेंट जिसका पूरा देश मान सम्मान हाईएस्ट रेस्पेक्ट कमांड करती है, और मेरे लिए तो देख लिए 3 बार मुख्यमंत्री बनाया मुझे, तो उनमें उनका ही बहुत बड़ा आशीर्वाद था। मेरे प्रति बहुत अपनत्व रखा उन्होंने, हमेशा विश्वास रखा। उनके बारे में प्रस्ताव पास नहीं हुई तो कल्पना के बाहर की बात थी। और मैंने वहाँ तनोर मंदिर पे कहा था, जब मुझे मीडिया ने पूछा भाई कि आप आज क्या होगा शाम को, पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं होगा, हमारे वहाँ हमेशा परंपरा रही है 2 लाइन का प्रस्ताव पास होगा कि सोनिया गांधी जी को हम छोड़ते हैं और कुछ नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, वास्तव में हमें किसी मालूम ही नहीं। जब हम गए वहाँ पर जयपुर पहुँचे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेरे साथ थे, वो और मिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी, ये दोनों गए वहाँ पर्यवेक्षकों के पास में, डोटासरा एंड खाचरियावास, वो दोनों गए वहाँ पे जी। वहाँ से जब मालूम पड़ा भाई कि वो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पे समझाने लिए भी गए। और उसके बाद रात को आए 4 लोग मिलने के लिए पर्यवेक्षकों से, तो उन्होंने आशंका व्यक्त की भाई कि नहीं, पता नहीं ये आप फैसला क्यों करवा रहे हैं, इसके बाद में क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो आप यहाँ तक मुझे पूछिएगा आगे कि मैं कोई बोलने की ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। पर सोनिया गांधी जी के प्रति उस वक्त भी हाईएस्ट रिस्पेक्ट था, आज भी हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। राजस्थान में कांग्रेस हमेशा हाईकमांड के साथ रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 50 साल तो मुझे हो गए राजनीति करते हुए, तो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। क्या इस प्रसंग के पहले ये लगभग तय हो गया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे? अध्यक्ष बनने का तो मेरा तय हो ही गया था जी। फिर आपने सोनिया जी 2 दिन बाद फॉर्म भरना था मुझे, इसलिए मैं नेता, विधायक दल का नेता मैं था जी, मुख्यमंत्री के रूप में। मेरे रहते हुए कल्पना के बाहर की बात थी कि मैं वो प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया। तो आपने परसेप्शन क्या लोगों में अंदर जी कि मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था, मैं मुख्यमंत्री रहना चाहता था, इसलिए सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रायोजित था। ये परसेप्शन बना राजनीति के अंदर। हाँ, दिल्ली आज भी है, सुनिए जी, आज भी ये परसेप्शन मुझे मालूम है। और कई परसेप्शन ऐसे होते हैं जो समाप्त होते भी नहीं हैं। हाँ। कई परसेप्शन ऐसे होते हैं कि वो समाप्त नहीं होते हैं, उसमें ये भी है। आपके समर्थक भी यही कहते हैं कि हम चाहते भी नहीं हैं कि अशोक गहलोत के बारे में ये परसेप्शन समाप्त हो कि वो जयपुर छोड़कर दिल्ली जाएंगे। नहीं आए मेरे पास दूसरे दिन कुछ लोग, उन्होंने बात कही मुझे, साहब अच्छा हमने रात को आपकी बात नहीं मानी, नहीं तो घरे हो जाता। मतलब लोगों में पता नहीं कि भाई क्या होगा, तो ये स्थिति बन गई उस वक्त में, तो उसका दुख तो मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। आपने क्या कहा कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष को फिर जाकर दिल्ली, क्योंकि आप अध्यक्ष के दावे से पीछे हट गए इस प्रसंग के बाद? नहीं, वो क्या कहा वो तो मेरे उनके बीच की बात है। वो तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक एक्सपेक्ट भी नहीं करती होगी भाई वो उनको मैं वो एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो तो हम दोनों के बीच की बात थी। पर जो जिस प्रकार मैडम सोनिया गांधी जी ने जी, क्योंकि वो मेरे वो जानती है कि मेरी नेचर क्या रही लाइफ लॉन्ग जी, तो वो जानती है कि मेरे बारे में, इसलिए वो भी व्यवहार जो हुआ मेरे साथ भी उनका, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उन परिस्थितियों के बावजूद भी वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। वो तभी होता है जब आपकी और उनके जो 20-22 साल की तो अध्यक्ष रही हमारी वो जी, और जब राजीव गांधी थे जी, प्राइम मिनिस्टर, तभी वो आकाश छुके में कई बार उनके साथ आती थी। हमने 3 दिन 4 दिन साथ दौरे किए हैं आकाश छुके के अंदर, राजस्थान के अंदर जी। तो वो मेरी नेचर जानती थी, इसलिए वो बात वही कर। आप गांधी परिवार का जिक्र कर रहे हैं, कितनी पीढ़ियां देख ली आपने? इंदिरा गांधी जी के बारे में बताइए। पहला टिकट तो आपको उन्हीं ने दिया होगा, जब आप सांसद जीत कर भी 1980 में गए तो सबसे पहले वही आपकी संसदीय दल की अध्यक्ष थी।
कब हुई आपकी पहली बार इंदिरा गांधी से मुलाकात? देखिए, मैं बहुत लकी आदमी हूँ। जी। मैं NSU में था, 73 अध्यक्ष बन गया था मैं, 73-74 प्रदेश के? प्रदेश के, जी। सीधे मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था। मेरी कहानी अलग तरह की है। मैं जब स्कूल में था, इलेक्शन लड़ा मैंने 8th क्लास के अंदर, चुनाव हार गए 4 वोट से, 8th क्लास में? 8th क्लास में। जी। बाद में इलेक्शन लड़ा मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर, छात्र संघ का, वो चुनाव हार गया मैं लगभग 400 वोट से। जी। फिर मैं असेंबली चुनाव लड़ा, NSU अध्यक्ष था मैं, 1977 में? टिकट मिल गया 77-78 के अंदर। जी। तो इंदिरा जी वगैरह सब जो चुनाव हारे थे उस वक्त में, इमरजेंसी के बाद? माहौल में आंधी चल रही थी हारने की, तो मैंने टिकट लिया, हारा मैं लगभग 4000 वोट से। और वो हारा मुझे आज भी दिन याद है कि मैं दोपहर को निकल गया था। आज जो मेरा आज तक समझ लो गुडविल बनी हुई है जी, उसका एक कारण वो भी है कि 12 बजे मालूम पड़ गया कि मैं 2 राउंड में पीछे रह हूँ काफ़ी। मैं 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे निकल गया जीप लेकर के, खुली जीप होती थी उस जमाने का। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शहर की है सरदारपुरा। तो रास्ते में जगह चौराहे पे लोग जिस दिन परिणाम आते हैं उस वक्त लोग भीड़ इकट्ठी रहती है एक साथ में जी। कांग्रेस बीजेपी आस पास में आमने सामने खड़े रहती हैं, साथ भी खड़े रहते हैं जगह। तो मैं करीब 20-25 जगह रुका हूँगा जा करके, सब जगह जाके मैंने खुद ने हाथ जोड़े, इन्फॉर्मेशन दी कि मैं चुनाव हार रहा हूँ भाई, आपने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद आपको, और हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारे साथी बीजेपी वाले होते थे वो देखते थे कि टॉन्टिंग करना आया दिखता है, पर मैं विद ह्यूमिलिटी कह के मैं निकलता गया आगे। शाम को मैंने खुद ने रेडियो सुना 7 बजे का कि 4000 लगभग वोट से मैं हार गया चुनाव। फिर मैं 10 दिन बाद में तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठे किए एक सामूहिक भोज के लिए और थैंक्स मीटिंग के लिए। 10 दिन बाद में जितने कार्यकर्ता थे उनको थैंक्स दिया जी। तो लोगों ने कहा ये हारा हुआ आदमी जो हमारे बीच में आया, जीते हुए नहीं आते हैं। तो मेरे बारे में एक एफेक्शन तो बचपन से था। जब मैंने यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा जी, तब भी मैं हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में डाइट होता है या उन्हें लग गया उन दिनों में जी। तो मैं घर गया था वोट मांगने के लिए, और मेरे फादर क्योंकि नगर परिषद अध्यक्ष रहे थे, बहुत पॉपुलर थे वो, तो वो भी एक कारण था कि मेरे को एफेक्शन में लगे लोगों का, बुजुर्ग लोगों का भी। ये 77 की एक बड़ी कहानी चलती है कि आप चुनाव लड़ने के लिए मोटरसाइकिल तक बेच आए थे अपनी, सही बात है? ये तो देखिए बात सुनिए, वो तो मोटरसाइकिल पुरानी थी मान लो। अच्छा। और आज भी मुझे दुख इस बात का है कि मैंने 2,500-3 हज़ार में बेची क्यों उसको मुझे फ्री देनी चाहिए थी। हाँ। वो मेरा कार्यकर्ता था। हाँ। वो कार्यकर्ता था, वो पार्षद बन गए थे मेरे ख्याल से, मिस्टर बंसीलाल आर्य थे जी। वो मेरे को आज ही पश्चाताप होता है कि मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये क्यों उससे लिए, मुझे फ्री देनी चाहिए थी उसको। पर वो उससे कोई संबंध नहीं चुनाव लड़ने का, पर वो एक लोगों ने कहानी बना गई है, कहानी बन जाती है, जैसे बन जाती है। फिर आप दिल्ली पहुंचे, इंदिरा जी से भेंट हुई, नव निर्वाचित सांसद 1980। मैंने जो आपको कह रहा है, आपकी बात जरूर रह गई जी, कि मेरा इंदिरा जी की भेंट जो हुई है वो हुई है एज NSU अध्यक्ष। उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर है, जो NSU की जो नेशनल कमेटी होती है जिसमें सभी अध्यक्ष होते हैं राज्यों के जी, उनको बुलाया जाता था दिल्ली के अंदर, और इंदिरा जी के साथ में हमारी मीटिंग होती थी जी। हम तो छात्र थे उस ज़माने के अंदर। उस ज़माने में आप अगर NSU के अध्यक्ष हो और उसमें आप जाके बैठते हो उनके साथ में, प्राइम मिनिस्टर बातचीत इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितना मोटिवेशन होता होगा लाइफ के अंदर जी। तो वो मोटिवेशन मेरा शुरू में ही हो गया ये बात। अच्छा, और फिर 1980 में तो आप सांसद बन जाते हैं? बन गया। 81-82 में डिप्टी मिनिस्टर बन गया उनका। बताइए, 31 की उम्र में केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया मुझे। मैं और हाँ 2-3 लोग साथ थे, पर उनमें सबसे युवा आप थे। सबसे युवा उन सब में आप थे उस समय। हाँ, मैं तो युवा पार्लियामेंट में था उस वक्त तो जी, पूरी पार्लियामेंट में युवा में ही था, सबसे युवा में ही था। 1980 में आपका टिकट संजय गांधी ने किया था? संजय गांधी के मैं देखो साथ नहीं था, संजय गांधी जी के मैं साथ नहीं था। किसके साथ थे? नहीं, मैं मेरे
अपने साथ था, अपने खुद के साथ ही था मैं, क्योंकि मैं जो है संजय गांधी की अप्रोच मैं उसको मतलब लाइक नहीं करता था। उनमें कई खासियत थी, वो अलग बात है, पर मेरी अप्रोच, मेरी नेचर जो है वो अलग तरह की रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना काम करने लग जाता हूँ। तो मैं संजय जी के साथ में मेरा वो राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा। अच्छा, ये कई पुरानी और लोग तो कहते हैं ना कि जो उन बच्चों को मैरिज सिखाया मैंने, उनका आपने क्वेश्चन किया था। अब आप बताइए कि क्या क्या किस्से लोग बना देते हैं कि मैंने कि अशोक गहलोत राहुल प्रियंका को जादू दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास। जिंदगी में मैं कभी मिला ही नहीं बच्चों से कभी। हाँ, और ये बातें चल रही देश के अंदर कि मैंने उनको मैरिज सिखाया बचपन में, इतने में उनके परिवार के सदस्य बन गया। हाँ। अब राजनीति ऐसी चीज है, सही गलत कई कहानियां चलती हैं। एक कहानी और चलती है, सरिस्का में आते हैं उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कैबिनेट की मीटिंग के लिए। उन दिनों राजस्थान में अकाल था, तो निर्देश होता है कि सब मंत्री अपनी गाड़ियों से आएंगे, प्रदेश की जो सरकार है उसका अमला दूर रहेगा, तामझाम नहीं चाहिए। पर तामझाम होता है। लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत जो शिवचरण माथुर और बाकी सब लोगों के साथ हरदेव जोशी के खिलाफ लामबंदी कर रहे थे, उन्होंने एक बढ़िया फुल प्रूफ प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि राजीव गांधी खुद ड्राइव करके आ रहे थे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को या कांस्टेबल को सेट किया और एक मोड़ पहले ही मुड़वा दी उनकी गाड़ी जाके रुकी एक मैदान में जहां सरकारी सारी गाड़ियां पार्क थी, जिससे पोल खुल गई कि सरकार ने राज्य की प्रधानमंत्री के निर्देश के बावजूद पूरा अमला तैनात कर दिया। और इसके बाद से नाराजगी बढ़ती चली गई और उसके बाद उनकी रुखसती हो गई। ये कहानी सत्य है या असत्य है? देखिए, वही बात आती है कि परसेप्शन से राजनीति चलती कई बार जी। जैसे मान लीजिए राजीव गांधी जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, और आंध्र प्रदेश गए, वो पायलट थे उस वक्त में, उतरे वहाँ पर, तो उनको वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर अंजैया जी, वो कर्सी में आ गए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बात क्लियर है, 76 साल हो आज़ादी को, फिर गांधी परिवार को लोग क्यों चाहते हैं? कांग्रेस की रैंक एंड फाइल जो है वो इन पे विश्वास क्यों करती है? चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का, कोई वर्ग का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, कोई क्षेत्र का हो, क्यों करती है? 76 साल कैसे कहते हैं? 75 साल हो गए अब तो जी। 75 साल के बावजूद भी गांधी परिवार को लोग क्यों विश्वास करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लोग समझना चाहिए कि कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ त्याग बलिदान की लंबी कहानी होगी। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, और इनकी जबान पर कभी भी आप नहीं सुनते बार बार साहब कि हमने क्या, हमारे परिवार ने क्या सेक्रीफाइस किया। एक दो बार राहुल गांधी जी भी बोले होंगे, पहली बार मैं कभी सुना। 30 साल परिवार कोई पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, सोनिया जी बन सकती थी, राहुल गांधी जी बन सकते थे, मनमोहन सिंह जी ऑफर कर रहे हैं उनको, मंत्री नहीं बने। मनमोहन सिंह जी ने क्या ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री बन जाइए? मंत्री बने नहीं बने, वो प्राइम मिनिस्टर को ऑफर किया होगा, जैसा कि परसेप्शन भी है, और फिर वो नहीं बने। तो ना प्राइम मिनिस्टर बने हो, ना केंद्रीय मंत्री बने हो, ना कोई राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, कोई पद पे ही नहीं गांधी परिवार। तब भी अगर पार्टी संगठन अगर मान लो, और देश में जो कांग्रेसन है देश के पूरे मुल्क के हर राज्य के, नॉर्थ ईस्ट के तक भी, वो अगर मान लो सबको विश्वास परिवार के अंदर होगी, परिवार सबके साथ न्याय करता है, सबको साथ लेके चलेगा, ये बहुत बड़ी पूंजी है। आप अंजैया का प्रसंग सुना रहे थे, तो अंजैया जी जब उनको चले गए लेने कॉल में चले गए, हाँ, तो मीडिया ने ऐसा उछाला उसको कि राहुल गांधी जी तो अच्छे की जगह भी आपको तो नहीं आना चाहिए था, मान लीजिए राजीव गांधी, हाँ, राजीव गांधी जी ने आउट ऑफ कर्सी का होगा, भाई आप क्यों आया था? देखो मुझे नहीं मालूम है, मैं वहाँ था नहीं, हाँ, पर जो मेरा पर्सनल दिमाग के अंदर वो मैं शेयर आपसे कर रहा हूँ जी, जो उस वक्त से बना हुआ है जी। अगर मान लो कई बार आउट ऑफ कर्सी चले जाए, मान लीजिए चले गए वो, तो उसको इस रूप में लिया गया
इशू में ले सकते थे। कई बार बाप नहीं आता बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट पे, जो वो जाता है अमेरिका पढ़ने के लिए या आता है कहीं से बाहर से आता है, कि मैं देखूँ आज भी माँ बाप जाते हैं बेटे को लेने के लिए, बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट। अगर मान लीजिए कोई चले भी गए वो, तो उसको इस रूप में पेश नहीं करना चाहिए था, पेश किया गया वो। पेश इसलिए भी तो किया गया होगा मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो सिर्फ पायलट नहीं थे, कांग्रेस के एक शक्तिशाली महासचिव थे, प्रधानमंत्री के बेटे थे, और उसके कुछ ही समय के बाद अंजैया की रुखसती हुई और एनटी रामाराव ने उसी को चैतन्य रथम पर सवार होकर तेलुगु अस्मिता से जोड़। देखिए वो जोड़ा ने तो गलत जोड़ा वो जी। अगर राजीव गांधी जी ने अच्छे सेंस में कहा होगा उनको, उसको अस्मिता से जोड़ करके राजनीति बदल गई वहाँ की। ठीक है ना? बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि कई बार देखिए आउट ऑफ अफेक्शन भी, अब मैं जुड़ा हूँ 50 साल इस परिवार से मानी जी, तो क्या मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर कैसी भी स्थिति आ जाए, इस परिवार के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार रहूँगा। 50 साल के संबंध किसे कहते हैं? और 50 साल का विश्वास मेरे ऊपर, इंदिरा जी का विश्वास मुझे डिप्टी मिनिस्टर बना दिया, राजीव गांधी जी का विश्वास मुझे प्रमोट कर दिया, अटैच थे आप। एमओज अटैच टू प्राइम मिनिस्टर जी। टूरिज्म सिविल एविएशन का सेम पोर्टफोलियो रखा मेरे पास में। नरसिम्हा जी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बना, इंडियन इंचार्ज। जी। और सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो मैं चीफ मिनिस्टर बने। या मैं अगर चुनाव हार गया तो ये ऐसे महामंत्री बना दोनों बार चुनाव में लूज करने के बाद में ऐसे महामंत्री बन रहे हो जी, सेंट्रल महामंत्री बन रहे हो, पीसीए अध्यक्ष में 3 बार बना हूँ जी। तो ये मेरे पे विश्वास की बात है ना। आपने विश्वास का जिक्र किया, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्र में अपने मंत्री पद का जिक्र किया। एक कहानी ये भी चलती है कि जब आप नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थे तो चंद्रा स्वामी से आपकी खटक गई थी और उसी चक्कर में आपको दिल्ली से जयपुर लौटना पड़ा। कहानी ये भी सुनाई जाती है कि फ्लाइट में चंद्रा स्वामी बैठे थे, उनके चेले बैठे थे। चंद्रा स्वामी का नरसिम्हा राव सरकार पे क्या असर है, इस पे तो कितनी ही राजनीतिक पत्रिकाओं का संदर्भ दिया जा सकता है। आपने उनसे दुआ सलाम नहीं की और इसलिए वो खफा हो गए, सही बात है ये? अब ये तो वो जाने जो दुनिया में नहीं है जी। पर ये जो परिस्थिति आप बता रहे हो उस परिस्थिति का हिस्सा जरूर है कि हम लोग जब मैं और गिरिजा व्यास जी 2 मिनिस्टर थे वो ड्रॉप हुए थे और भुवनेश चतुर्वेदी जी और डॉक्टर अब्रार अहमद जी ये मंत्री बने थे। तो ये किससे गाने उस वक्त से चल रही है, पर क्योंकि वो तो पता नहीं मेरे संबंध उनसे नहीं रहे। ये बात आपने कभी पूछा प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव जी उनसे कि क्यों निकाल दिया मंत्री पद? ना पूछने की परंपरा नहीं होती, ना पूछने की दरकार होती है जी। और मैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन मैं ड्रॉप हुआ रात को मैंने रसगुल्ले मंगा लिए। अच्छा। मैंने कहा भाई सुबह सुबह लोग आएंगे सहानुभूति प्रकट करने के लिए तो सबको कहना है कि कोई मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करे, रसगुल्ले खाए, एंजॉय करे। हाँ। और मैंने वही किया और आपको आश्चर्य होगा आने वालों में मिस्टर एम एल फोतुदार भी थे जो कि बहुत सीनियर नेता थे जी, दुख प्रकट करने के लिए। हाँ। तो मैंने कहा फोतुदार जी बात सुनो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ज़िंदगी में कोई पद रहूँ या नहीं रहूँ, मैं मेरे गाने से कार्य करता हूँ, मैं काम करता रहूँगा। ये स्टडी बनी मेरी। और उसके बाद में ये 91 की बात होगी जी, और भी 2-2.5 साल बाद में मैं बन गया प्रदेश अध्यक्ष, वापस बन गया जी। तो नरसिम्हा राव जी कांग्रेस अध्यक्ष थे उस वक्त में भी जी, अहमद पटेल थे महामंत्री जी। और जब यहाँ वापस पर्यवेक्षक वगैरह आए थे जयपुर में और जो रास्ते में माहौल देखा होगा तो मुझे वापस बनाया गया। 93 में हार गए थे, बनाया गया, मदेरणा जी को हटा के आपको लाया गया। 94 में बनाया गया जी। वो तो आपस में उनको शेरवी लीडर बनाया गया, मदेरणा जी को बनाया गया शेरवी लीडर और आपको प्रदेश अध्यक्ष। और मैं फिर 2-2.5 साल में 3 साल में जो भी था जी मैं बन गया, सीएम बन गया। तो इसलिए ये अच्छा, पर ये कहानियां तो आप तक भी पहुंचती होंगी कि चंद्रा स्वामी नाराज या फलाने स्वामी से कह रहा था, फिर मैं क्या कहूँ। हाँ, मैं माथे पे करता हूँ। हाँ, तो जब ऐसी स्टोरी चलती है हाँ, चुप ही रहो। अच्छा, एक कहानी और खूब चलती है मुख्यमंत्री जी, हर कोई राजस्थान के हर चौक चौराहे पर यह कहानी सुनाता है कि बयानबाजी कुछ भी हो लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच
एक किस्म की राजनीतिक सहमति है, वो उनको ज़्यादा तंग नहीं करते, वो उनको नहीं। पिछले दिनों आपने कह भी दिया कि जब ये पार्टी में बगावत हुई तब वसुंधरा जी ने हमारा साथ दिया। अब वो फिर सफाई देती चली गई कि साहब ये हमारे खिलाफ अशोक गहलोत षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। देखिए, उनका चिंतित होना लाजमी था जी, उनका चिंतित होना लाजमी था, और मेरा मकसद वो नहीं था। मेरा मकसद इतना ही था, और जो आज भी फील करता हूँ, जी, कि वीरेंद्र शेखावत जी जब मुख्यमंत्री थे, जी, वो क्लीवलैंड गए थे अमेरिका में इलाज के लिए। दूसरी बार या तीसरी बार गए थे वो, जी, हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। जी, और वहाँ वो सीरियस भी हो गए थे। उस वक्त उन्हीं की पार्टी के लोग आए थे मेरे पास, मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का। जी, मेरे पास आए कि भाई आप मतलब हम लोग टॉपर करें गवर्नमेंट को, आप हमारा साथ दो। कौन लोग थे? वो छोड़िए नाम। तो मैंने उनको कहा, देखिए एक व्यक्ति गया हुआ है बीमार, चीफ मिनिस्टर विदेश के अंदर, पीछे आप लोग षड्यंत्र कर रहे हो, ये मैं इसको लाइक नहीं करता। और मैंने उनको मना किया। बलीराम भगत जी थे उस वक्त गवर्नर थे, मैं उनके पास गया, वहाँ मेरी चर्चा हुई। नरसिम्हा जी थे प्राइम मिनिस्टर, उनसे मैं मिला, उन्होंने बात छेड़ी उस वक्त। तो अच्छा, कि भाई मेरे को ये लोग कह रहे हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ना हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने मना किया उस वक्त। ठीक है, ये बात भगत शेखावत के बाद मालूम पड़ी होगी। ठीक है, तो अभी जब एपिसोड होने लगा, उस वक्त जरूर कैलाश मेघवाल जो स्पीकर रहे हुए पहले, जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं रही है ऐसी। पहले भी जब ये घटना हुई थी भगत सिंह के वक्त में, तब मतलब और जो भी उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मुझे एग्जैक्ट वर्ड मालूम नहीं, पर कहने का मतलब कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग करने की, ये बात आई थी। तो वो बात मैंने कोट करनी चाहिए थी। और उस वक्त में मैं महसूस करता हूँ जो एमएलए मिलते हैं वो सपोर्टर वसुंधरा जी के हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ या मुझे याद था कि भाई जो ये एमएलए भी कहते थे कि भाई वसुंधरा जी भी जो है ये इस परंपरा कोई रही नहीं है, तो ऐसी बातों लाइक नहीं करती। तो मेरे मुँह से वो बात निकल गई होगी, वो भावना निकल गई होगी भाई कि कैलाश मेघवाल जी ने, वसुंधरा राजे जी ने भी उनको भी ये मतलब क्या ये हॉस्टल वाला वो हमारे परंपरा कभी रही नहीं, तो सपोर्ट नहीं किया। उसको मेरे ख्याल मीडिया ने लिख दिया कि वसुंधरा राजे ने मेरी सगा बचाई, ये बात। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की भाजपा में आपकी मित्र हैं? देखिए, मेरे वसुंधरा राजे जी के संबंध जो है ना, सबसे कटु संबंध दो नेताओं के रहे हैं राजस्थान राजनीति में। जी, तो मेरे वसुंधरा राजे की रहे हैं जी, ये तो इतिहास गवाह है। जी। मुझे लगा कि सबसे कटु संबंध के खाते में वसुंधरा के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत आएंगे। ये सब अब आए हैं, मैं बात करूँ 20 साल की। जी, 20 साल वो हिसाब पुराना है। या मैं जब से वसुंधरा जी आई है अध्यक्ष बन के अपने पार्टी की, शायद वो 2002 में आई होगी अंदाज मेरा। जी, तो तब से वाजपेयी सरकार में मंत्री थी, उसके बाद यहाँ भेजा गया था। तो तब से ही मेरे संबंध बहुत कटु रहे उनके साथ, दुनिया जानती है। टॉकिंग टर्म में नहीं थे हमारे। अच्छा। हाँ, ऐसा राजस्थान राज्य में कभी हुआ नहीं। टॉकिंग टर्म इतने शानदार रहते आपस के अंदर, आप सोच नहीं सकते। मोहनलाल सुगाड़ा जी, वीरेंद्र शेखावत जी लगा करके, जी, उस जमाने में बड़े बड़े नेता थे, अभी वक्त नहीं है कि मैं सब नाम लूँ आपके सामने। आप बिलीव नहीं कर सकते थे, मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे कैबिनेट में 3 लोग ऐसे थे जो मोहनलाल सुगाड़ा जी के वक्त में मंत्री थे। या 71 के जमाने में रहे और 98 में। बिल्कुल, बताइए। तो मतलब वो बड़े 65 में बने होंगे। प्रद्युम्न सिंह जी, चंद्रमल वेद जी 2, और खींची राठौड़ जी, ये सब 60+ होंगे मेरे ख्याल से। जब मैं 98 में बड़ा चीफ मिनिस्टर, तब ये सब बुजुर्ग थे, ये सब मेरे मंत्री थे। और इनकी दोस्ती है उस जमाने की दोस्ती समझ लो या पक्ष विपक्ष समझ लो। जी, भगत सिंह जी भी 52 से थे असेंबली के अंदर, खींची जी 52 से थे, चंद्रमा जी 52 के थे, 57 के होंगे। इस प्रकार की इन लोगों की लाइफ है। ये सब मिलते थे भगत सिंह जी जा करके, मैंने कभी माइंड नहीं किया। तो ये बताइए
जब 2000 पर मैं जो मेरी बात, जी पर वसुंधरा जी राजे आई तो इनको ऐसे सलाहकार मिले थे कि संबंध ऐसे हो गए हम लोग जैसे कोई दुश्मनी हो। पर बाद में जब दोस्ती बना हुई। सुनिए आप जी कि जब मैं सीएम बना पहली बार, सीएम बनते ही मैं गया मेरा ऑफिस के अंदर, 4 जनरल समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर आदित्य सक्सेना थे, जी मिस्टर अरुण कुमार थे चीफ सेक्रेटरी, मिस्टर अमिताभ गुप्ता थे डीजी पुलिस। तो मैंने बैठ के बात की 10-12 मिनट। तो मैंने कहा जी, कहना था वो अलग बात है, ठीक है। मैंने एक बात ये भी कही जो आपके इंडिया टुडे में कोट भी हुई थी, जी हर गलती कीमत मांगती है। मैंने उस वक्त पहली बार जुमला क्या कहा, मेरी भावना बताई थी, सुन लीजिए। हम्बल होना अलग बात है, पर फर्मनेस से राज शासन करना चाहिए हमने। और हर गलती कीमत मांगती है, हर गलती करने वालों को कीमत चुकानी चाहिए। ये आपने तब कहा था या अब भी? 19 में कहा, 19 में कहा। अब भी आप अपनी पार्टी के नाराज नेता के समर्थकों से कह रहे हैं? 98 में मैंने कहा, 98 में कहा था मैंने पहली बार, जब मैं सीएम बन के शपथ लेके गया ही था। जी ब्यूरोक्रेसी से फर्स्ट डे मैंने कहा शपथ लेते सीधा गया, मैंने बात कही वहाँ पर। इंडिया टुडे ने उसे कोट भी किया था मेरा, जी हर गलती की मत मांगती, इसलिए मुझे याद है इंडिया टुडे का। जी तो उस वक्त में तो मैं वहाँ बात हुई मेरी, सीधा मैं वहाँ से बेवरी से घर गया, ठीक है। वो भी शपथ में आए थे। जी घर जाके हम दोनों बैठे, उन्होंने कहा भाई अशोक जी, मैं बहुत जल्दी खाली कर दूंगा ये बंगलो। मैं कहा नहीं आप आराम से खाली करें, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मालूम है, मैं पहले मुख्यमंत्री बना था एक बार, तब ये बंगला खाली नहीं हो पाया था, तो मुझे खाता कोटी में बहुत तकलीफ हुई थी। तो मैं जानता हूँ नया मुख्यमंत्री बनता है उनको तकलीफ बहुत होती है, लोग इतनी भीड़ आती है कि वो मैनेज नहीं कर सकते। पर मैं कहा नहीं आप आराम से खाली कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आप अमेरिका जाके आए थे, ये है वो है, आपको डॉक्टर साहब देख रहे हैं यहाँ पर, कोई तकलीफ आए आपको लगे आपको, तो आप मुझे को इतला करना। और आपको कभी वापस इलाज की आवश्यकता हो देश विदेश में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3, मिस्टर राजेंद्र मिर्जा थे, रामलाल मिर्जा थे या केंद्रीय मंत्री, उनके लड़के थे जी, उनको आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। आपने सुना होगा जी, जो खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था जी, उन्होंने किडनैप कर लिया जयपुर के अंदर। उसके अंदर भैरव सिंह शेखावत ने भी अच्छा काम किया एज ए मुख्यमंत्री, सबने कोशिश करी और फॉर्चुनेटली वो पकड़े गए। मतलब वो पकड़े गए क्या, मतलब वो रिलीज मिल गए कि वो कहाँ उनको छिपा के रखा गया है, वो जिंदा बच गए, बहुत बड़ी बात थी। तो वो एक दिमाग में था। उसके बाद में आतंकवादी टारगेट सीएम भी होते हैं, तो वो बात सिक्योरिटी को मिली हुई थी। तो मैंने कहा आप निश्चिंत हैं, सिक्योरिटी आपको पूरी रहेगी, आप कोई फील करो आप मुझे इतला करना। 3 बातें, सिक्योरिटी, हेल्थ और रहने वाला। अच्छा ठीक है, 3 बातें मैंने करी उनसे। हो सकता है कि मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं करूँ वसुंधरा आ गया 3 बातें मुझे कहे, जी, क्योंकि अलग नेचर होती है, जी, मैं करती कौन तो हो कम से कम। उस दिन के बाद में, शपथ लेने के बाद में, जैसे कोई दुश्मनी हो हम दोनों की, वो समझ होने लगे हमारे, समझे आप। तो वो एक लंबी कहानी। फिर सामान्य कब हुए संबंध? बोलचाल, हाँ अगर बोलचाल का हुई जी, जी, मतलब बोलचाल एक कॉमन पॉलिटिकल कर्टसी की, दुश्मनी तो नहीं है। तो भाई आप बता दीजिए, हम कभी मिले हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। मैं ये बता रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ आपको। जी, आपको आश्चर्य होगा हाँ, कि पूरे 20 साल के अंदर, हाँ, जब से वो आए हैं, तब से हम कोई शादी ब्याह में 1-2 बार नमस्कार हुआ होगा, हाँ, एक आधी बार 5-7 दिन बैठ गए होंगे भाई, हाँ, ठीक है। अभी गुलाब सिंह कटारिया जी गवर्नर बन गए, जी, तो हमारे वहाँ 2-3 डिनर हुए थे, एक डिनर में भी था वहाँ पर। तो वहाँ हम लोग 5 बैठ के डिनर करने के लिए, जो पूरी रो बनी हुई थी, ये हमारे समझ रहे हैं। हमने कभी 1 to 1 बैठ के बात करी नहीं। उनके फॉलोवर्स या मेरे फॉलोवर पर मिल ले मान लो, या मैं मिलूँ किसी से, उनके फॉलोवर्स थे, वो अलग बात है, वो तो मिलते रहते हैं आप पर। वैसे भी कोई एमएलए होता है, मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत भी मिलते हैं आपसे? वो ऐसा ये दोनों जोधपुर के। अभी जो माहौल बना है, पिछली
मतलब ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि गजेंद्र शेखावत जी जो है वो और हम लोग के बीच में इतनी दूरी बढ़ गई। ये आपका जो जो ये है ना, ये जो क्या मामला, संजीवनी घोटाला। संजीवनी घोटाला, जी। संजीवनी को लेके जब मेरे पास 2-3 बार डेलीगेशन आए, हम्म। उनका आंखों में आंसू आ गए बेचारों के, क्योंकि किसी के 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ डूबे हुए हैं पैसे। विश्वास भी नहीं होता भाई, और गरीब लोग भी हैं। वो जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी की हुई थी। कोई रिटायर्ड आदमी है तो जो पेंशन वगैरह मिलती है वो उनके पास, या जिन्होंने इकट्ठा किया दूसरों से जमा करवा दिया, सब डूब गए। तो उसको लेके मैंने जरूर स्टेटमेंट भी दिया और उनको मांग करी भाई आपको बीच में पढ़ना चाहिए। उसको लेके थोड़ा डिस्टेंस और राजनीतिक रार बढ़ गई, ऐसे लगता मुझे। पर लोगों ने ये कहा कि मानेसर प्रसंग के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत के रडार पर आ गए, उसके पहले हल्का हाथ। वो पे मैं तो एक बार ही बात दूँगा आपको, मैं इन ज़्यादा बातों में तुल देता नहीं हूँ मैं। वो आगे आगे तो उनको तो वो तो वॉइस सैंपल दे नहीं रहे हैं। उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया उन्होंने, हमारे OED पे केस कर रखा है दिल्ली में, कि वो खुद ही मानते मेरी वॉइस जो है ये टैप हो गई, और वही मतलब केस कर रखा है, हाई कोर्ट में चल रहा है दिल्ली में। पर वो तो राजस्थान सरकार संजीवनी घोटाले पर पूरी मुस्तैदी से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, क्योंकि एसओजी ने बड़ा लेट नाम लिया उनका। कुछ तो नहीं नाम लेट से क्या दिया, उनके जो सिस्टम अलग होता है। उनका सिस्टम ही होता है, जब आप किसी को पूछताछ बुलाओ या अरेस्ट करो जी, तब नाम चार्जशीट पेश होती है। एसओजी का सिस्टम ये है। इसलिए वो तो हाई कोर्ट में क्योंकि जमानत इन्होंने करवा ली, तो जमानत करना करी गई क्यों वो, जब आपने कोई गलती की नहीं है, आपके तो मुलजिम हुई नहीं। जब मैंने कहा भाई मुलजिम है, इनके परिवार वाले अलग वो भी मुलजिम हैं, इक्वल मुलजिम है, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम तो मुलजिम, मैं तो मुलजिम ही नहीं हूँ। फिर आप जमानत क्यों करोगे आपने हाई कोर्ट के अंदर? उसके पहले आप लोग जोधपुर में मिलते जुलते थे? नहीं, कोई फंक्शन मिले तो मिली है, मेरे कोई ज़्यादा संबंध रहे नहीं कभी। मतलब कोई ऐसा नहीं कोई हम लोग कोई मिलते जुलते रहे हो हमेशा, ऐसा कभी नहीं था। सचिन पायलट से पहली बार आप कब मिले? उनके पिता के दौर में, राजेश पायलट जी के दौर में, जब वो चुनाव लड़ने आए राजस्थान, तब मिले? जब वो 2.5 साल के थे। हाँ, तब से देख रहे हैं आप? जब 2.5 साल के थे तब मैं उनके यहाँ जब पहली बार गया जी। वो 2.5 साल की उम्र उन्होंने वही बताई मेरे को। अच्छा, क्या अंकल बुलाते हैं आपको? क्या बुलाते हैं? अशोक जी हम लोग मिले आपस में दिल्ली में, जी। तो बात चल पड़ी। तो 80 में मैं MP बन के गया, तो मैंने कहा क्या उम्र थी, तो वो 2.5 साल थी मेरी उम्र। ये जो अभी आप लोगों के संधि प्रस्ताव की मीटिंग हुई तब? अभी जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2.5 साल उम्र थी। अब 2.5 साल थी, 3 साल थी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, वैसे मैं 2.5 साल बोल दिया। जी। तो तब से हम जाते आते हैं घर पे, ऐसी क्या बात है। हाँ, 2.5 साल के बच्चे को देखा अभी। उनके पिताजी जो थे जी। हम साथ साथ दोनों घुसे पार्लियामेंट के अंदर। हाँ जी, हाँ 80 में साथ गए थे। जी जी। अच्छा, मैं आऊँगा इन विषयों पर। अशोक गहलोत का जब भी जिक्र होता है तो उनकी हेल्थ स्कीम्स की चर्चा होती है। आपके राज्य की जो चिरंजीवी स्कीम है, बीजेपी दूसरे राज्यों में जब नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की बात करती है तो आयुष्मान योजना का खूब जिक्र करती है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं चल पाता है क्योंकि आपने 25 लाख की स्कीम दे दी। ये किसके दिमाग की उपज थी? कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए मैं आपको एक बार बताऊँ, आपको बचपन के संस्कार काम आते हैं, बचपन के संस्कार काम आते हैं। मैं शुरू से ही स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य सबका जी। तो मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने एक स्कीम लागू की थी 98 के अंदर, 99 के अंदर समझ लो, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स। उस वक्त BPL की संख्या बहुत ज़्यादा थी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। उनका जीवन रक्षा कोर्स मतलब मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स, जीवन रक्षा, ठीक है जी, कोर्स बनाया और अनलिमिटेड खर्चा हो सकता था उसका, तो वो देती गवर्नमेंट। अभी 25 लाख आई ना, अनलिमिटेड टाइप ही है।
उस जमाने के अंदर मैंने उनके लिए अनलिमिटेड कर रखा था। गरीब आदमी जो है तकलीफ नहीं पाना चाहिए हेल्थ को लेके, कि पैसा कहाँ लाएगा, 5 लाख 10 लाख, 5 में 10 लाख के हमने कई लोगों को मदद भी करी उस जमाने के अंदर उस फंड से। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त मैंने स्कीम शुरू करी थी। अब आप मेरा अनुभव सुनिए, बताइए। कि मैं कैंप क्यों लगा रहा हूँ। जी। स्कीम चलती गई, पर लोगों में एक हैबिट नहीं होती है एक दूसरे को कन्वे करने की या बताने की। तो 4 साल निकल गए। अब मैं पूछ हर मीटिंग बोलता, इस स्कीम के बारे में लोग और भी बोलते थे। फिर मैंने लास्ट 4 साल के बाद हाथ खड़े कराना शुरू की मीटिंग के अंदर। तुम बताओ, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को ये स्कीम मालूम है कि गरीब के लिए पूरा इलाज फ्री उसका है, अनलिमिटेड खर्च के साथ में। फिर हाथ में गिनता वहाँ पर, कई 50 कई 60 में 80 हाथ खड़े करे मिलते थे। मैंने कहा एक बार बताओ, तुम 3000 लोग बैठे हो, 2000 लोग बैठे हो, अगर आप लोग सबको मालूम जानकारी रखते स्कीम की, गांव तक ढाणी तक पहुंचाते, स्कीम को पहुंचाते, कितने गरीबों का जो बीपीएल के लोग हैं बेचारे, उनका भला हो सकता था। बताओ, मैं उनको खूब खरी खोटी सुनाता था। जी। कहने मेरी स्कीम पहुंचती नहीं है। अब अभी स्कीम हम लोग लेके आए, पहली बार दवाई फ्री कर दी मैंने सेकंड टर्म में। जी। वो स्कीम भी 60-70% लोगों तक पहुंची होगी। अभी मैं 4 बजट पेश किया मैंने, तो मैंने फील किया 70-80 तक पहुंचे होंगे। सब तक पहुंचते नहीं है। अब ये कैंप लगाया ना, तो मजबूरी होगी आने की। कि महंगाई राहत शिविर इसीलिए इस पे सब स्कीम आ गई उसके अंदर। आप जैसे कल उन्होंने अनाउंस किया 100 यूनिट बिजली का, तो आप कार्ड बनवाओ आकर के, आपको 200 यूनिट तक जो होगी, 100 यूनिट के आपके जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जी, फिक्स चार्ज वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, वो नहीं लगेंगे आपको। तो ये इससे फ़ायदा ये है कि कम से कम हम चाहते हैं 90% तक पहुँच ही जाएगा। लगभग मेरी ख्याल से 90% पहुँच गया होगा, लगभग पहुँच गए होंगे या 80% तक पहुँचे होंगे। हम चाहते हैं कि 100% तक पहुँचे। 5-10-20% तो वो होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, उनको पर मतलब नहीं निभाता, तो बाकी लोगों को तो मतलब है सबको लाभ मिले। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मुख्यमंत्री जी, कि हमारी बात नहीं पहुंच पाती थी। अरुणा रॉय सूचना के अधिकार से जुड़ी रहीं, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब यूपीए सरकार के दौरान परिषद बनी उसमें भी थी। उन्होंने आपके बारे में एक टिप्पणी की थी, अशोक काम तो अच्छा करता है पर चुनाव नहीं जीत पाता। क्या आपको लगता है कि आपके नेतृत्व में 2 बार कांग्रेस की हार की वजह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की कमी है, प्रचार की कमी है? जाती होंगी क्या, कौन है? जाति भी एक वजह हो सकती है। हार की वजह क्या रही 5-5 साल के 2 मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल के बाद? क्या नीचे तक आपका प्रचार नहीं पहुंचा? आप खुद बता रहे हैं कि मैंने पहले कार्यकाल में भी स्कीम बनाई, दूसरे में भी बनाई, लेकिन लोग हाथ कम खड़े करते थे, पता ही नहीं चलता था। आपने भी तो अपना विश्लेषण किया होगा ना। देखिए, मैंने दोनों कारण बता दिए आपको। एक तो मैंने कहा कि कर्मचारी स्ट्राइक थी उस वक्त में, पहले कार्यकाल में। दूसरे में आपने नरेंद्र मोदी की लहर बताई, क्योंकि हमने बहुत हार्ड डिसीजन दिए उस वक्त में, और भी कई डिसीजन दिए थे उस वक्त में। मैं भी नया नहीं था मुख्यमंत्री जी। और दूसरा बार मैंने कहा मोदी जी की जो आवाज़, तो शीला दीक्षित ही चुनाव हार गई जी। दिल्ली में। एक मुख्यमंत्री इतने शानदार काम किए दिल्ली के अंदर, उनका चुनाव हारने का तो रखता, बताइए आप। वहाँ आम आदमी पार्टी की लहर थी तो नहीं, पर काम तो खूब किए ना उन्होंने जी। फिर भी हम साफ हो गए वहाँ पर। मेरा मतलब वो मोदी जी की जो उस पर हवा चली, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम जीतने वाले थे। एनडीए गवर्नमेंट उनके खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ है। 2 बार बन चुके थे चीफ मिनिस्टर वो जी। 3rd टर्म था जी। जितने चांस थे वो खत्म हो गए चांस हमारे। वहाँ भी वो जीत गए, जहाँ उनकी सरकारें थी वहाँ पर रिपीट कर गई, और एनडीए गवर्नमेंट काम नहीं आई। और हमारे यहाँ सरकारें थी, थोड़ी बहुत एनडीए गवर्नमेंट होती फिर भी जी, वो हो गई तो राजस्थान और दिल्ली हम हार गए। राजनीतिक प्रचार में कोई कमी नहीं थी? राजनीतिक प्रचार में कोई कमी नहीं थी आपके? नहीं, प्रचार में मैसेजिंग नहीं हो पाई नीचे तक है आपकी स्कीम के बारे में?
कैंपेन में नहीं, देखिए स्कीमें तो जितनी पहुंचने वाली होती पहुंचती भी है। ये क्योंकि इतनी हमने महंगाई रात से भी चलाया, इसलिए ये 10वां योजना ऐसी है। उसी कमी को दूर करने के लिए। अच्छा, तो सब लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में कि ये नरेंद्र मोदी मॉडल है, लाभार्थियों को चिन्हित करो, वेलफेयर पहुंचाओ और उनको बार बार बताओ भी कि किसने दिया। और उसी को अब कांग्रेस ने भी सीख लिया है। कर्नाटका में इतने शानदार नतीजे आए कांग्रेस के लिए, और उसी तरह से अब अशोक गहलोत बता रहे हैं कि ये जो तुम्हें सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, ये हमारी सरकार से मिल रही है, या तुम्हारी ये जो पेंशन बढ़ के आ रही है, ये हमारी वजह से आ रही है। ये एक चीज़ है। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि 2013 में आप हारे, 2014 में सब लोकसभा हारे, 2018 में आप जीते, लेकिन फिर भी 2019 में राजस्थान की सारी लोकसभा सीटें आप हार गए। उसकी क्या वजह रही? आपके बेटे वैभव गहलोत भी जोधपुर से हार गए। अधिकांश राज्य में हो रहा है, ये तो अधिकांश राज्य में ही हो रहा है। कई जगह ही हो रहा है कि भाई आप राज्य में जीत रहे हैं कहीं पर, या वोटिंग परसेंटेज भी ठीक आती है। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से ये अप्रोच इनकी है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति चल रही देश की, वो विधानसभा में नहीं चलती, लोकसभा में चल जाती है। नहीं है। जो आज हालात एनडीए गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जी, बीजेपी आरएसएस ने जो अप्रोच रखी है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आज लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर लग रहा है लोगों को। क्यों लग रहा है? आज 70 साल 75 साल संजय रखा इसको। चाहे इंदिरा जी ने जान दे दी अपनी, राजीव गांधी शहीद हो गए, परंतु देश एक रहा, अखंड रहा है। और आज जो मूल भावना है संविधान की, उसको आप नकार रहे हो। आपकी कथनी भी करने में अंतर है। आप खुले में तो कहते नहीं हो कि हमें इनकी मूल भावना से हम अंदरों काम नहीं कर रहे हैं। काम वही हो रहा है, तनाव है देश के अंदर, हिंसा हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा। क्या कहा आपने? मोदी जी, आपने एक बार सरकार बनते ही आपने कहा था ये एंटी सोशल एलिमेंट है 14 के अंदर, 14-15 में। तो मैंने कहा, आपने उस वक्त कहा था तो लोगों ने वेलकम किया आपका, तो ये बात बहुत ठीक बोल रहे हैं। अब आप क्यों नहीं बोलते हो? किसके दबाव में नहीं बोल रहे आप? तो आपने एकांत में भी पूछा प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो लाजवाब थी। एक प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब की भी खाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चारों पॉइंटों को लेके मैंने मेरे बजट पेश किया है जी। आज मेरा बजट का जो थीम है ना जी, उसी में चल रहा है, चारों बातों को लेकर के। महंगाई रात खिलत देगी ना आप जी, नौकरी में कोई कमी नहीं रख रहा हम लोग। अभी मैं 100 जगह राजस्थान में 100 जगह जो ये आपके कैंप लगते हैं जी, बेरोजगारों के लिए, 100 जगह मैं कैंप लगा रहा हूँ। बजट की घोषणा, मेरी बजट की घोषणा है जी। तो हम तो इसमें अभियान में करीब 1,56,000 नौकरी दे दी हम लोगों ने, और 1.5 लाख के आसपास में प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं या एग्जाम हो रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा करी लास्ट में भी। तो हमने काफ़ी कुछ ध्यान दिया है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी बड़ा आक्रोश पैदा कर रहा है युवाओं के अंदर। मुख्यमंत्री जी, आप बेरोज़गारी का जिक्र कर रहे हैं। ललन टॉप सबसे ज़्यादा युवाओं को पसंद करता है, युवा सबसे ज़्यादा उसको शक्ति देते हैं। राजस्थान के युवा, आपने बेरोज़गारी का जिक्र किया, 4 साल में 14 पेपर लीक हुए। लाइब्रेरियन भर्ती, जेईएन सिविल, आरईटी, कांस्टेबल, हाई कोर्ट एनडीसी भर्ती, एसआई भर्ती, चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ, वन रक्षक, बिजली विभाग और रीट की परीक्षा। वो विद्यार्थी आज भी ये पूछ रहे हैं, सरकार की नाकामी उनकी गलती क्यों बने? उनके जो बरस खोए, उनका जो वक्त खोया, उनके जो मौके खोए, और वो ये पूछते हैं कि सर्वशक्तिमान सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा पाती। हर बार दावा करती है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, कभी चप्पल के नीचे से डिवाइस निकलती है, कभी कमीशन के मेंबर्स उसमें भुगत पाए जाते हैं। आप अपने बचाव में कहते हैं कि गिरफ्तार किया, आपके पार्टी के साथी पूछते हैं गिरफ्तार किया तो बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया? देखिए, वैसे बताऊँ मैं आपको, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ साहब कि
कानून व्यवस्था की स्थिति अगर यूपी में क्या है तो उसमें कंपेयर करके बताऊँ आपको, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में या पेपर लीक के बारे में कंपेयर करना नहीं चाहता, परंतु गुजरात में, यूपी में, बिहार में, पंजाब में कौन सा राज्य जहाँ पेपर आउट नहीं हो रहे हैं। पर जो कार्रवाई हमने करी है, एक्ट बना दिया असेंबली के अंदर हमने इनके खिलाफ में, सजा का प्रोविजन कर दिया बहुत भयंकर, जेल भेज दी हमने 200 लोगों को, पकड़ रहे हैं उन लोगों को, एक के बाद एक पकड़ रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज हमारे यहाँ पर है। और तो और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी हमारा जो काम कर रहा है हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा होगा, जहाँ पर कलेक्टर का अरेस्ट किए गए, एसपी को अरेस्ट किया गया, करीब 1750 छापे पड़े होंगे, ट्रैप हुए होंगे, इतना कहीं नहीं होता। अब आप इसको और रुपये देख सकते हैं जी, इसका मतलब कर बहुत ज़्यादा है, ये भी आप कह सकते हैं मुझे। और अगर छापे नहीं पड़ते इसका मतलब कर ही नहीं यहाँ पर। ये खाली सोचने का अंतर है। मेरा मानना है कि राजस्थान में जो गुड गवर्नेंस दे रहे हैं हम लोग, आपको मालूम हमने FIR कंपल्सरी कर दी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजस्थान में थानों में FIR कंपल्सरी की गई है। थानों से भगा देते लोग, गरीब लोगों को भगा देते थे पहले। हमने कहा हमारे यहाँ पर हर FIR जो आएगा फरियादी जी, FIR दर्ज करनी पड़ेगी, वरना एक्शन होगा थानेदार के खिलाफ में जी। वहाँ से हमने शुरुआत करी है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो कोर्ट से आदेश होकर आते थे केस, आधे नहीं रह गए हमारे यहाँ पर। तफ्तीश के टाइम बहुत कम कर दिया हम लोगों ने। जो कदम हमने कई उठाए हैं उसके कारण तफ्तीश का टाइम कम हो गया। तो हम अपने तरीके से जो NCR भी है जी, वो भी यही बात कहता है, क्योंकि भावना ये रहती है कि अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग होती है, खाली आंकड़ों से आप तुलना नहीं कर सकते हो। इसमें पेपर लीक हुआ जी, पेपर लीक सब जगह हो रहे हैं। 22 जगह हो गए होंगे मेरे ख्याल से, गुजरात या कोई राज्य था। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, आप राज्यों के नाम लीजिए, सब जगह ये हाल है। पर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको क्या लगता है कैसे रोकेगा? नहीं, देखिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं, फ़र्क पड़ा है, और कदम उठाए हमने काफ़ी उठाए हैं। और RPSC मेंबर तक को अरेस्ट किया ना भाई, बाबूलाल कटारा। हाँ बिल्कुल। सचिन पायलट का ये सवाल है कि पूरे कमीशन को भंग क्यों नहीं किया गया। उन्होंने अपनी यात्रा निकालते हुए जो इल्ज़ाम लगाए उसमें ये भी एक इल्ज़ाम था। वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस के तो है वो, तो उनकी बात का तो वजन रहता है। तो मैंने स्टडी कराई तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको भंग करके नया बना दो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो हम लोग कर नहीं सकते। अक्सर राजस्थान की पॉलिटिक्स में चर्चा होती है तो गहलोत वर्सेस पायलट, गहलोत वर्सेस वसुंधरा कह दिया जाता है। पर आपकी मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्री हैं और आपके कुछ विधायक हैं जो लगातार ऐसे बयान देते हैं जो साफ तौर पर आपकी अवमानना है। मसलन राजेंद्र गुढ़ा, मसलन दिव्या मदेरणा, फिर भी आप बर्दाश्त करते हैं। ये राजेंद्र गुढ़ा और तमाम लोगों के बयान आप तक भी पहुंचते ही होंगे। आपके तो दिन की शुरुआत कई अखबारों को स्कैन करने से होती है। देखिए अभी अप्रोच मेरी ये वही है, उसमें कुछ कारण भी रहे होंगे, कुछ मजबूरी भी होगी। मैंने अभी अप्रोच ये रखी है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी आए चाहे वो अमित शाह जी आए, कितने कैंपेन ना करें, उसी रूप में पार्टी के लोगों ने, आप ठीक कह रहे हो कि ये मतलब वैसे साधारणतः बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जी, ठीक है, परंतु जैसा देश जैसा भेष, या जैसा संख्या बल, या जैसा विधायकों का संख्या बल और सरकार की थिन में जो मैंने कहा परिस्थिति है जी, मजबूरी है जी, और ऐसी रही, मैं इसको कबूल करता हूँ ठीक है। पर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो गवर्नेंस हम दे रहे हैं जी, स्कीम लेके आ रहे, स्कीमें हम लेके आ रहे जी, हैं पब्लिक के लिए जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जी, कोई 7-8 स्कीमें ऐसी होगी कंट्री में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही है। जी, और सोशल सिक्योरिटी का जो हमारी थीम है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मैंने बजट पेश किया अलग से किसानों का, कंट्री में कहीं नहीं था। पहले मैंने अनाउंसमेंट किया
जी। बजट सेशन आ गया पहले तमिलनाडु का, उन्होंने भी किसानों का अलग बजट पेश किया, मुझे बहुत खुशी हुई। ये नहीं कहता मेरे कारण किया होगा, पर अनाउंसमेंट मैंने किया था यहाँ पर, और हमने अलग बजट पेश करना शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर किसानों का। जी। पिछला बजट मैंने एरिया रखा युवाओं के लिए, प्रायोरिटी युवाओं को दो। तो हमारी जो थीम है सरकार की, मुझे हो सकता है कि भ्रम हो, वो तो माई बाप तो पब्लिक होती है, जी। पब्लिक के माई बाप होती है, रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। हम कितनी बड़ी राजनीति में होशियारी करें, तो पब्लिक जब फैसला करती है तो कानों कान खबर नहीं लगती है। इंदिरा जी के वक्त में हमने देखा, जी। बिहार से लगा करके राजस्थान हर गांव तक पूरे नॉर्थ इंडिया में एक साथ फैसला हो गया, कानों कान खबर नहीं लगी। तो ये पब्लिक, और वही वापस आंधी आई इंदिरा जी की वापस, और हम लोग सब MP बन के आ गए। आज 42 साल हो गए इस बात को, आंधी चली इंदिरा जी की वापस 2.5 साल में ही। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि पब्लिक को मैं बहुत सलाम करता हूँ। पब्लिक का कोई मुकाबला नहीं, हमें कितने भ्रम हो कि हमें लोग सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पब्लिक ही देखो, उस पर तो डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी स्थापना कांग्रेस ने करी देश के अंदर। मुख्यमंत्री जी, ये गांधी जी के सानिध्य में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब, सब लोगों ने आज इस देश को वो चीज़ दी है। 100 साल लगे थे अमेरिका को और इंग्लैंड को महिलाओं को वोट का अधिकार देने के अंदर। जी। 100 साल लगे होंगे। जी। हमारे यहाँ जिस दिन संविधान लागू हुआ, जी। उसी दिन महिलाओं को अधिकार दिया गया। इससे बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप क्या होगा। बिल्कुल। तो हम तो गर्व महसूस करते हैं, और उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा माहौल है कि सभी बंधन तोड़ देगी पब्लिक, और जो वोटिंग करवाते हैं, बंधन तोड़ देगी। जो वोटिंग करवाते हैं उन्हें आपने मोदी जी आए, OPS से शादी लिया, मोदी जी आए, चाहे वो अमित शाह जी आए। और आपको लगता है कि जो वोटिंग धर्म के नाम पे बात करो, चाहे वो जाति के नाम पे बात करो, हाँ ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता में आशीर्वाद दे। जो हमने काम किया है, हम चाहते हैं आगे काम करके दिखाएं, और जो आज हमने स्कीम बदल दी आपको जी, कल हम उसको मजबूत करेंगे। और हमारा अनुभव कहता है, पहले सरकारें बदली हमारी, बदलती सारी स्कीम बंद हो जाती। रिफाइनरी बंद होगी 5 साल तक। हाँ, रिफाइनरी जो थी, जहाँ आज मैं जाके आया हूँ जी, 38 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है। 3800 से 72,000। भारत सरकार की गलती से, वसुंधरा जी आपकी क्या और बीजेपी की गलती से। कहती हैं बिजली हमारी, जमीन हमारी, तेल हमारा, तो मैं कह रहा हूँ, तो सिर्फ 26% हिस्सेदारी क्यों? उनको इतनी जानकारी नहीं थी। जी। तेल हमारा, बिजली हमारी, जमीन हमारी, पानी हमारा, और 26% भागीदारी क्यों रखी, ये उन्होंने आरोप लगाया। जी। उनको भी पूछे, आपको पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी कि राज्य सरकारें कभी भागीदारी लेती नहीं है रिफाइनरीज में। रिफाइनरी के अंदर, क्योंकि रिफाइनरी कई जगह घाटे का सौदा भी होता है। और HPCL है, इनके 5-4 रिफाइनरी होगी मान लो, एक घाटे में आ गए, दूसरे दफे में आ गए, तो इनका काम चल जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भागीदारी बनेगी, घाटा हुआ तो क्या होगा। कई देश में खाली आसाम को छोड़कर कई भागीदारी नहीं है। आसाम में मेरे ख्याल 10-12% भागीदारी है। जी। मेरी बहुत स्टडी की उसके अंदर शुरू से ही। और आप मुझे बताइए, उन्होंने आरोप लगा दिया हमारे ऊपर, 5 साल काम नहीं हुआ यहाँ पर राजस्थान के अंदर। फिर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया वापस, शिलान्यास कर दिया। अरे मैं कहा, भले पुरुषों, और प्रधानमंत्री को मैंने एक प्रकार मैसेज समझ लीजिए, मैसेज देने का प्रयास किया जी, कि भाई आप तो मंत्रों में बहुत विश्वास करते हैं। हमने मंत्र पढ़ दिए पहले यहाँ पर। मिस्टर वीरप्पा मोइली आए थे, सोनिया गांधी जी आए थे, तब हमारे यहाँ मंत्र, ये 2012-13 की बात है, 13 की। तब हमने मंत्र बराबर पढ़ करके सुकून के साथ में हमने शिलान्यास कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी आप पधारो, आपका स्वागत है राजस्थान में, परंतु आप आएंगे, वहाँ पर मंत्र पढ़े जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ शिलान्यास करना उपयुक्त नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है PM ने बाद में माइंड थोड़ा चेंज किया होगा, फिर से वहाँ पर नई थीम दी गई, कार्ड छपके या जो भी है जी, कि प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर पर आ रहे हैं 55 के अंदर, तो पधारे यहाँ पर। शुभारंभ हो गया काम का। आज हम पीछे पड़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट वापस आ गई, हम पीछे पड़े हुए हैं। आज देख लीजिए आपकी करीब 80% तो रिफाइनरी बन गई है 5 साल के अंदर। और आज मैंने
बातचीत करके सबके सामने 31 दिसंबर 2025 तक ये रिफाइनरी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 2024। 2024 31 दिसंबर 2024 के पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और आपको भरोसा है जब ये शुरू होगी तो आप उद्घाटन में होंगे? तो यहाँ पर जो है रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल भी है। ये प्लास्टिक आधारित हजारों इकाई लगेगी, यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को जी। और मुझे विश्वास है, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि आपको ये भरोसा है कि जब ये 31 दिसंबर 2024 को रिफाइनरी शुरू होगी तब नाम पट्टिका पर मुख्यमंत्री के तौर पे आपका नाम होगा? देखिए, मैं तो, मेरे लिए पद अब कोई महत्व नहीं रखता है ज़िंदगी में। पद मैंने बहुत मुझे साथ क्या कहना चाहिए, मुझे ज़िंदगी में बहुत ही चांस मिला काम करने का। मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश के अंदर, ठीक है, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ मैं। पार्टी के लिए, नीतियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए, सिद्धांतों के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, नो कॉम्प्रोमाइज़। आप ये कह देते हैं, दावेदार कुर्ते में कलफ लगवाने लगते हैं कि अब अशोक जी को पद नहीं चाहिए, हमारी बारी आ गई। बारी उनकी आती नहीं। ये पद की की बात नहीं रही है। मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, ठीक है। मैंने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 राज्य बने देश का नंबर 1 नहीं बने तो नंबर 1 की श्रेणी में आए, ठीक है। उस वक्त तक कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा उसकी मैं चिंता करके आज मैं सपना नहीं देखूं तो सपना में आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेशवासी कैसे आगे बढ़ेंगे, तो मेरी चिंता प्रदेश की, प्रदेशवासियों की है। अच्छा, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ जी। कल क्या स्थिति बनती है, पर मैं ये जरूर अपील करना चाहूँगा पब्लिक से भी इस बार कि आपको वापस रिपीट करना चाहिए। अनुभव अच्छा नहीं है, जब रिपीट नहीं होती है तमाम के स्कीमें हमारी बंद हो जाती है राजस्थान के अंदर। आप जब सत्ता में आते हैं तब वसुंधरा की स्कीमें एक भी बंद नहीं करता हूँ मैं। अभी ARCP उनकी मेन स्कीम थी जी। 13 जिले पीने के पानी का संकट है, वो नहर वाला जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान का, जी, नहर का नहीं है, हमारे एक ईस्टर्न राजस्थान का प्रोजेक्ट बना था, वसुंधरा राजे जी के वक्त बना हुआ प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में, अजमेर में पिछले चुनाव में जी, उस वक्त की गवर्नमेंट की मांग थी तो उन्होंने कहा मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूँगा। 13 जिले के नाम लिए क्योंकि चुनाव था, वोट लेने थे, तो कहा नहीं मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण रखूँगा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का। 16 परियोजनाएँ देश की चल रही है, राष्ट्रीय परियोजना बनी हुई है देश के अंदर। एक राजस्थान जैसा राज्य जहाँ आकाश छू के पड़ते रहे सदियों से, उस राज्य में करने में क्या तकलीफ है उनको। परसों आए थे अजमेर के अंदर, उसी जगह मीटिंग करी जहाँ बोल के गए थे। आप घोषणा कर सकते हैं स्टेट हैंगर में, तो आप पूछते नहीं, आपसे तो बड़े अच्छे से सदाचारपूर्ण बातचीत होती है, तब आपने तगादा नहीं किया कि भाई इस स्कीम का क्या हुआ? इनसे, प्रधानमंत्री जी से? नहीं, प्रधानमंत्री जी को खुद की ड्यूटी है भाई, उनकी गवर्नमेंट की स्कीम है ये, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने 13,500 करोड़ रुपये रखा उसके लिए काम करने के लिए, काम बंद नहीं कर रहा हूँ मैं उसका। वो ऐतराज कर रहे हैं, उन्होंने भड़का करके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने केस करवा दिया है हमारे खिलाफ में। यही गजेंद्र शेखावत जो मंत्री, पानी का मंत्री है, जल शक्ति मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जो भी है जी, उनको पूछो, मेरा आरोप है उसने भड़काया मध्य प्रदेश सरकार को जाने का वहाँ पर, जिससे कि हम जो मांग उठा रहे हैं बार बार, ये रॉन्ग बॉक्स में आ गई, प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग बॉक्स में आए हुए हैं, ये खुद रॉन्ग बॉक्स में आए हुए हैं। राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट जोधपुर के मंत्री राजस्थान के, और आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे हो, तो इससे ये मतलब बौखला गए हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को भिजवा दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मैं काम फिर बंद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने बहुत समय दिया। आपकी तीसरी दफा सरकार आई, एक ट्वीट पर लोगों की नजर गई और इत्तला हुई कि अशोक गहलोत तीसरी दफा मुख्यमंत्री होंगे। ट्वीट उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का था, अंग्रेजी में था, लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एकता से लबरेज रंग। कुछ महीने बीते, खबरें आने लगी कि साहब 3 तल्ले का मुख्यमंत्री दफ्तर है, सचिन पायलट को एक फ्लोर चाहिए, नहीं मिला। पीतल का दरवाज़ा जिससे स्पीकर और मुख्यमंत्री दाखिल होते हैं विधानसभा में, वो नहीं मिला। PWD की फाइलें मुख्यमंत्री
कि दफ्तर में एक लिमिट के बाद अटकने लगी, नाराज़गी बढ़ती गई। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड। 20 जुलाई 2020 जयपुर प्रेस वार्ता, नकारा है निकम्मा है। 24 नवंबर 2022 सचिन पायलट गद्दार है। 7 मई 2023 अमित शाह को 10 करोड़ लौटा दो। अब क्या स्थिति है? एक बार फिर मीटिंग हो गई। वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो आला कमान ने मना किया है। हाईकमान की बात नहीं है अब, क्योंकि कोई मैं बात बोलूँ या वो बोले तो और दूरी बढ़ती है। हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से रहे आपस के अंदर, सब ठीक हो गया, एकजुट रह करके हम लोग सरकार बनाए, वापस सरकार बनाए यहाँ पर राजस्थान के अंदर, और देश के इंटरेस्ट के अंदर है कि राजस्थान में सरकार बने। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार बने हमारी, और जो अहम गवर्नमेंट है इन लोगों का वो थोड़ा उनको ब्रेक लगे, ये मैं समझता हूँ कि उचित होगा। दूसरा, हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है राजस्थान में, आज लोगों में मैं महसूस करता हूँ सरकार वापस रिपीट करेगी गवर्नमेंट, इस बार पब्लिक हमारी, मुझे विश्वास है। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया जाति के नाम पर, तो मैं सब जातियों के साथ लेके चला हूँ आज तक, ठीक है। एक मैं, मेरी जाति का एक ही एमएलए है असेंबली के अंदर, वो खुद आप हैं। वो मैं खुद ही हूँ। तो आप सोच सकते हो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि जहाँ आप जाति गिना रहे हो, जाट भी, राजपूत भी, गुर्जर भी, मीणा भी, ब्राह्मण भी, अनफॉर्चुनेटली जी। तो आप बताइए कि मैं तो है मुझे सब जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग चाहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तभी तो मुझे बार बार चांस मिला है। सचिन पायलट भी चाहते हैं। वो तो आप जरा उनसे पूछ सकते हो। जी जरूर पूछूंगा। हाँ जरूर पूछिएगा। सुलह हो गई? नहीं, हमारी तो सुलह परमानेंट ही है जी। हमारी सुलह तो कभी अलग हुई नहीं है। हाँ, ये सिद्धारमैया डीके शिवकुमार टाइप का फॉर्मूला ये है। मीडिया वाले जो है ना, ये ज़्यादा उसको हवा दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी मीडिया वाले मारे आज मेरी बात सुनिए। मीडिया वालों ने ऑडियो नहीं सुनाए, मीडिया वालों ने यात्राएं नहीं निकाली अजमेर से लेके जयपुर तक के। मीडिया आपको बता रहे हो, ये उस घटना के वक्त के हैं ये, जी। जब मानसिक घटना हुई थी उस वक्त के ज़्यादा आपने सचिन पायलट को माफ कर दिया? मैंने तो सबको माफ़ कर दिया। जब हम बाहर आए थे होटलों से जैसलमेर में, तब मैंने कह दिया फॉरगेट एंड फॉरगिव। जी। उसी वक्त पहला इंटरव्यू मेरा यही था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आज ही मेरा मानना है कि सभी कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे मेरे से इत्तेफाक रखते या नहीं रखते हैं, आज कांग्रेस को जरूरत है सबकी, और देश को जरूरत है कांग्रेस की। आपने पूरे इंटरव्यू में एक बार भी अपने मुंह से सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। मुझे लगा आप दोस्ती हो गई है तो अब तो आप कहेंगे कि भाई 2.5 साल का बच्चा था तुम्हारे पापा हमारे दोस्त थे, सचिन वापस आ जाओ, गिले शिकवे दूर, अशोक अंकल और उनका भतीजा सचिन पायलट अब कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, ऐसा कहेंगे क्या? ये मेरा हो गया वहाँ पे दिल्ली। अच्छा, ये राहुल गांधी के सामने हो गया। ये सब अरे हम सब आपस में, जब राहुल जी ने बैठा के बात करा दी है, हाँ खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने बैठा के बात करा दी, हाँ मिस्टर वेणुगोपाल जो सेंट्रल महामंत्री बैठ गए वो, और हमारे प्रभारी साहब रंधावा साहब बैठ गए जी। उनकी मौजूदगी में जब हमें प्यार मोहब्बत से सिखा दिया भाई आप सबको मिलकर चलना है, तो बात खत्म हो जाती। फिर सब राजी हैं, सब राजी रहना चाहिए हम लोगों को। सवाल इंडिविजुअल नहीं रहा है, सवाल है पार्टी का, देश का सवाल है, मेरा मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर। वैसे तो मैंने कहा आखिरी सवाल है, पर कहा जाता है कि खड़गे साहब आपकी बड़ी सुनते हैं और अभी भी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मसलों पर एक बार गहलोत साहब को फ़ोन ज़रूर घुमा लेते हैं, सत्य है? नहीं, खड़गे साहब मेरे से सीनियर आदमी भाई, ऐसी बात नहीं। खड़गे साहब नहीं है, खड़गे साहब में मुकाबला नहीं है। और खड़गे साहब देखिए आप, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जिस रूप में सबका सम्मान तो करते ही है, वो जानते हैं कि इस परिवार का क्या देश के लिए योगदान है, कोई भूल नहीं सकता। पंडित नेहरू लगा करके मोतीलाल नेहरू तक, खड़गे साहब चर्चा करते हैं आपसे, और इंदिरा जी तक, राजीव गांधी। शहीद होना किसे कहते हैं यार, सोच सकते हैं अपन। शहीद होना परिवार में, आज अगर मान लो क्या बताए, इंदिरा जी शहीद हो गई यार प्राइम मिनिस्टर कुर्सी में रहते हुए,
राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए। घटना किसी परिवार में बीतती है, छोटी बड़ी घटनाएं, जब मर्डर होता है तो क्या बीतता बताओ। देश के लिए सेक्रीफाइस किया उन्होंने, देश कैसे बोल सकता है। और मोदी जी को पूछो क्यों भ्रम आपको भाई। एक बार 31% वोट आए आपके, एक बार 34% वोट आए आपके, बाकी वोट तो खिलाफ भी है ना। मोदी जी को पूछे कोई, आरएसएस को पूछे, बीजेपी को पूछे कोई, भाई पर ये तो किसी भी जनादेश पे लागू हो सकता है। कोई बात नहीं, वो तो फर्स्ट पास्ट द पोल वाला मामला। वो तो सरकार के लिए कह रहे हैं हम लोग। पर आप जिस अहम घमंड से चल रहे हो, हिंदुत्व के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कर रहे हो, उसके लिए क्वेश्चन खड़ा होता है। आप ठीक कह रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बनता है, एमएलए चुनाव जीतता है, तो आपका कहना ठीक है। ये आप हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी आपको बड़ा घेरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जब अमेरिका में बयान देते हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर कि अल्पसंख्यक और दलित सुरक्षित नहीं है, तो ओवैसी पलटकर दो नाम गिना देते हैं कि राजस्थान में भी तो लोग मारे जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार है। अब ओवैसी जी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कोई, वो तो जी बात तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान चुनाव वो की। भाषा बोल रहे हैं ना, वो टोटली माइनॉरिटी वाले खुद मानते हैं कि ये बीजेपी की भाषा है। बीजेपी की भाषा मतलब बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली भाषा है ये। और ये उनकी मिली भगत है मोदी जी से, आरएसएस, बीजेपी से। ये पर्सन बना हुआ उनका। अच्छा, तो उसके बारे में क्या कमेंट करूं बताओ आप। चलिए, सवालों का सिलसिला फिलहाल यहीं थमता है, लेकिन जमघट में सत्ता के दावेदारों से पूछताछ चलती रहेगी। आप ललन टॉप का ये पॉलिटिकल इंटरव्यू का शो देखते रहिए और बताते रहिए कि और किन नेताओं से हमें संवाद करना चाहिए। शुक्रिया।